ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है। वाकई में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इट्स नॉट जस्ट कॉर्पोरेट, ये एक इशू है जो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। ये जब मेन वुमेन को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तभी एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉ की, जो वर्क प्लेस को गवर्न करता है, जो कि है पॉश एक्ट, मतलब सो कानूनी तौर पे मेरे को सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई प्रोटेक्शन नहीं। So what was this Bhavri Devi case, and how did it come and result into this regulation of the guideline? The employer responsible to safeguard the women in the workplace. Kerala High Court 2020, handshake is not equal to harassment. Telangana High Court 2023, friendly hug is not equivalent to harassment. Bombay High Court, sexual intent must be proven. Do you think our judiciary has done enough, or do you think they're pro the rights of women? I say that if I patted on the back, मैंने सही जगह पे टच किया, but the honorable lady says, कि नहीं, ये सही जगह पे नहीं था. How do you prove it? Give me an example कि post COVID virtual environment में या फिर ऐसे उस environment में what are the instances of sexual harassment? वो मॉरल पुलिसिंग करना, खुद को नहीं देखना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं। और शायद इसी वजह से ना हम आज भी वो उसी मेंटल सेटअप में हैं कि अगर लड़की ने घुटने के ऊपर स्कर्ट पहनी है तो वो लड़की संस्कारी नहीं है। Should I, as a senior or as a junior or as a colleague, tell you what is right and what is wrong? If I or anybody, any decent man, wants to be totally away from any such kind of traps or nuisance or misuse of policies, what are the do's and don'ts? फ्रेंडशिप्स, ऑफिस रोमांस, कंसेंशुअल रिलेशनशिप विद बेनिफिट्स, ये सब एक रियलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। How does it matter, and why I should be disclosing my private life to any organization? There will be blatant examples of misuse and abuse of law where you felt किया यहाँ पे तो बंदे की उन्होंने बैंड बजा दी because of no rhyme or reason, but just because he's a man. Intent matter करता है कि impact matter करता है? Tell me 3 behaviors that people think are not harassment but are harassment. I know this person, like marketing fielder, he has this habit of saying, "You very fertile, give me better ideas." What? Can you just repeat that? कि whether it is your wife or it is a sex worker, a no means no. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है। इसे किसी भी प्रकार के तर्क, स्पष्टीकरण या विश्लेषण की जरूरत नहीं है। ना का मतलब सिर्फ ना होता है। पहले एक मूवी का डायलॉग है, मूवी का नाम था पिंक। अमिताभ बच्चन जी ने वो डायलॉग बोला था। मूवी बेस्ड थी एक किस तरीके से एक लड़की को प्रताड़ित करने की कोशिश किया जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर थी। एंड मिस्टर बच्चन एंड्स द कॉन्वर्जेशन बाय सेइंग अ नो मीन्स नो। सो व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट? ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में क्या कर रही हैं? क्यों होता है? किस प्रकार से होता है? क्या सिर्फ लेडीज़ के साथ होता है या मेन के साथ भी होता है? क्या इसके मिसयूज़ होते हैं? लॉ में इसके क्या प्रावधान है? कैसे ट्रेन करना चाहिए? क्या सोसाइटी सेंसिटिव है? सिर्फ टिकमार्क एक्टिविटी है कॉर्पोरेट्स के लिए, या वाकई में वो लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं? सो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को समझा जाए, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की और मैं इस बारे में सीखना चाहता था। एंड मैंने कहा व्हाई नॉट टू गेट समबडी हु इज बीन प्रैक्टिसिंग दिस एंड एजुकेटिंग ऑन दिस। सो आई हैव समबडी विद मी, in fact 2 of them experts sitting from an organization coincidentally with the name as No Means No. So founder Mr. Vishal Vasin, thank you sir for coming here, and Dr. Imani, who is again a subject expert and training expert. And आप दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को और संस्थान को डिफरेंट को बताते हैं कि क्या हमारी गाइडलाइंस हैं और क्या नहीं है। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड सॉरी आई डोंट वांट टू साउंड इनसेंसिटिव। क्या वाकई में सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर? Okay, Manas, that's a very deep question right at the beginning. Sexual harassment क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट के अंदर? See, I would say it's not just corporate. ये एक इशू है जो पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। कॉर्पोरेट इज जस्ट one part of it, because see, as the workplace canvas has changed over the years, so पहले क्या होता था कि
मोस्टली पैट्रियार्की थी हमारी सोसाइटी में, तो मोस्ट ऑफ द मेन वुड डोमिनेट द वर्क प्लेस। तो इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं थी। अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे देयर सो मच ऑफ फोकस ऑन डाइवर्सिटी, इंक्लूजन्स, सेक्स रेशो इम्प्रूव हो रहा है, एक्सेस टू एजुकेशन है। सो इन सब इनिशिएटिव्स की वजह से धीरे धीरे वी आर सीइंग द चेंजेस। सो लॉट मोर वुमेन आर जॉइनिंग द वर्क फोर्स नाउ। सो इवेंचुअली वर्क प्लेस पे ये इश्यूज सामने आ रहे हैं निकल के। तो ये प्रॉब्लम तो इशू तो बहुत पुराना है, शुरू से है, सोसाइटी एट लार्ज को इम्पैक्ट करता है। और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो हाँ, इट्स अ सीरियस इशू एंड विच नीड्स अ रेजोल्यूशन फॉर श्योर। सो जब आप कॉर्पोरेट बोल रहे हैं, आप कॉर्पोरेट किस प्रकार की कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग अबाउट द फॉर्च्यून 500 कंपनीज, आप एक एसएमबी की बात कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं, टिपिकल आला कंपनी की बात कर रहे हैं? इज देयर अ डिस्टिंक्शन कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी, मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक हेल्प की भी, और मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, फैक्ट्री की, कोई अचार बनाने वाली माइक्रो स्मॉल यूनिट की, मैं बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल की, मैं बात कर रहा हूँ फार्मा कंपनीज की, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्च्यून 500 की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, मैं बात कर रहा हूँ PSUs की। इट्स एवरीवेयर। तो बचा गया फिर? कुछ भी नहीं, इट्स एवरीवेयर। डेफिनेशन क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट की? देखिए, समझे तो बहुत आसान है, कंफ्यूजन इसके अंदर देखनी है तो बहुत सारी है, बिकॉज ये जो लाइन है इसकी, जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं, इंटरेस्टिंगली ये लाइन विजिबल नहीं है, ये दिखती नहीं है, और ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। तो वी ऑफन से दिस इन लीगल टर्म्स, ग्रे। सो इट्स अ ग्रे एरिया। तो ग्रे एरिया क्या होता है? कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपका और मेरा किस तरह का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, हम कितना अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, हम लोगों में कंफर्ट लेवल कितना है, हमारी वर्किंग इक्वेशन कैसी है, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस कैसे हैं, है ना? कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करे और बोले कि अरे यू लुक ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस टुडे, है ना? अब यू लुक हैंडसम इन व्हाट यू वेयरिंग। इट डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। इफ यू से दैट ओ थैंक यू वेरी मच, दैट्स अ लवली कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स नो हैरेसमेंट। लेकिन इफ यू से दैट वेल आई डोंट नो यू एनफ, आपने ऐसे कैसे बोला मुझे, या जिस तरह से आप मुझे देख रहे थे बोलते हुए, वो ठीक नहीं था, आपकी टोन ठीक नहीं थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वर्ड, और वर्ड तो वर्बल है, इट कैन बी रिटन ऑल्सो। सो आई वुड से एनी सेक्शुअली कलर्ड कमेंट, मैसेज, जब आप किसी को बोलें वर्बली या राइटिंग में भेजें, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। किसी को गलत तरीके से छूना, किसी की प्रिवेसी को वायलेट करना, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। किसी को घूरना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सीटी बजाना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है? किसी से सेक्सुअल फेवर मांगना तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है ही। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, जब हम डेफिनेशन की बात करें, जो उसके अंदर कवर्ड हैं। बट ये जो आप चीज़ें बोल रहे हो, अगेन एज यू सेड, राइटली सेड, इफ आई एम राइट टू जज कि दिस इज अ ग्रे एरिया, द पॉइंट इज जितनी भी आप चीज़ें बोल रहे हो, these are very much dependent or subjective to, as you said, relationship, maybe geographies, maybe cultures. And आपने बोला कि किसी को compliment देना, and sexually colored, what is the definition of sexually colored compliment? मैंने बोला कि आप say I can say that to any man or woman that you're looking good. Is that a sexually colored comment? Okay, so good is more or less not sexually colored, because you have not used any sexual word there. Yeah. Now let's say if I am to replace this word good with a word like hot. Oh, you look hot today. You look stunning today. है ना? या you're looking sexy. I don't know, अब कभी आपने कुछ लोगों की ऐसी आदत देखी है कि वो बातचीत करते वक्त ना, उनके पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, एड्रेस करना किसी को बातचीत में, स्वीट हार्ट, hey darling, can you do this for me, sweetheart, sweetie, Yep. cutie. अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो मेरा अप्रिशिएट करने का तरीका है ना, मैं तो ऐसी बात करता हूँ, सबसे ऐसे बात करता हूँ, इससे भी, इससे भी, इससे भी। बट उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सबसे कैसे बात करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रियल केस, उससे शायद और क्लैरिटी मिलेगी। ये एक
ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है किसी कॉर्पोरेट का, तो आप इमेजिन करिए एक टीम मीटिंग चल रही है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, टीम लीडर बैठे हुए हैं उसमें, और 1-2 एक्सटर्नल कंसल्टेंट भी हैं, कुछ एक बहुत स्ट्रेटेजिक मीटिंग चल रही है। सो दिस गर्ल गॉट अप एंड शी सेड आई विल ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड कम बैक। तो जो टीम लीडर थे उन्होंने बोला, स्वीट हार्ट, इफ यू आर गोइंग टू द कैफेटेरिया तो एक कप मेरे लिए भी ले आना। तो शी टर्न बैक, शी स्माइल्ड एंड शी सेड, ऑफ कोर्स आई विल गेट कॉफी फॉर यू, बट आई एम नॉट योर स्वीट हार्ट, सो आई अप्रिशिएट यू डोंट कॉल मी। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ये क्लासिक केस ऑफ जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल रेजोल्यूशन। मतलब कि आपको कोई चीज़ ने डिस्कम्फर्ट दिया, आपने वहीं के वहीं अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करी और उनको बताया दैट यू क्रॉसिंग द लाइन, डोंट डू दैट। नाउ इंटरेस्टिंगली हुआ क्या उसके बाद, ऑकवर्ड साइलेंस एकदम से कमरे के अंदर, बट शी डिड कम बैक विद अ कप ऑफ कॉफी, कॉफी भी दिया उन्होंने विद अ स्माइल, एंड इट वाज अ परफेक्ट क्लोजर फॉर हर। लेकिन टीम लीडर के लिए वो क्लोजर नहीं था। तो बाद में टीम लीडर वापस आया, बोले कि अरे ये कैसा रिएक्शन था, सो ऑकवर्ड, 4 लोग और बैठे हुए थे, मैं तो हमेशा ऐसे बात करता हूँ, तुम्हें भी स्वीट हार्ट बोलता हूँ, उसको भी बोलता हूँ, इसको भी बोलता हूँ, आज क्या हो गया ऐसा? उसने बोला, प्रिसाइसली आप हमेशा ऐसे ही बात करते हो, मैंने कभी इसके बारे में आपसे शिकायत नहीं करी, लेकिन दिस डज नॉट मीन दैट आई हैव ऑलवेज बीन ओके विद दिस। लेकिन आज जब आपने बोला, और वो जो 2 एक्सटर्नल लोग बैठे थे, द वे दे लुक्ड एट मी व्हेन यू कॉल्ड मी स्वीट हार्ट, that made me uncomfortable. So now you see, she had a choice, you know, she could have filed a complaint in the organization, but she chose to redress it there. तो देखिए, between 2 people आपकी interpersonal relationship कैसी भी रही हो, कई बार circumstances भी मतलब बदल देते हैं, और इसकी वजह से लाइंस डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट की जाएंगी। वो ब्लर हो जाती है कई बार, लाइन और हो इसमें जाए। कंफ्यूजन भी किया आ जाता है। जैसे विशाल ने तो एक वर्ड पिक किया है, अगर हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो हम लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व है, या वो अनवेलकम रिमार्क है, डिसगाइज्ड कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कहते हैं, या वो हैरेसिंग है, तो वो कहीं ना कहीं सेक्शुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। बट उसी से रिलेटेड अगर एक इंसिडेंट है, लाइक आई गॉट अ कॉल, कुछ इंटर कॉलेज फेस्टिवल था, एंड फीमेल स्टूडेंट कॉल मी अप एंड शी सेड कि मैम, वो दूसरे कॉलेज के एक लड़के ने मुझे सबके सामने स्लैप किया, तो मैं तो उस पर पॉश की कंप्लेन करूंगी। सो आई सेड, एंड व्हाई इज दैट? मैम, फिजिकल कांटेक्ट है, मेरे लिए इतना हैरेसिंग था, एंड ऑब्वियसली अनवेलकम बिहेवियर है, बट देन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? फिजिकल अब्यूज तो समझ में आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो कभी कभी होता है कि सारे पैरामीटर्स फुलफिल होने के बावजूद भी वो किसी ना किसी तरीके से सेक्सुअल नहीं हो सकता, और कभी कभी आपको वो चीज़ लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट वो सेक्सुअली कलर्ड हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल था जहाँ पे एक लेडी ने ही बोला था कि अ पर्सन केम एंड सेड, यू लुकिंग नाइस टुडे, यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। अगेन अ वेरी सिंपल कॉम्प्लीमेंट जो यूजुअली हम अपने कॉलीग्स को दे देते हैं, वी हैव दैट काइंड ऑफ कैमराडरी, राइट? बट शी सेड कि टुडे मतलब, एम आई बीइंग स्टॉक्ड एवरी डे? एंड द एक्ट इज वेरी क्लियर कि परसेप्शन जो है वो देखते हैं, इंटेंशन मैटर नहीं करता, इम्पैक्ट मैटर करता है। नहीं, बट देन दिस इज लाइक मेकिंग, ओके, सो लेट मी स्टेप बैक एंड आस्क कि ये जब मैन वुमेन को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तभी एप्लीकेबल होता है कि अदर वे भी एप्लीकेबल होता है? देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की। अगर हम एक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं और किसी कानून की बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी पे भी एप्लीकेबल होता है ना, बिकॉज इट्स जस्ट अबाउट, लाइक हिमानी सेड, 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं कि इज दिस बिहेवियर मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, या नंबर 1, नंबर 2, इज दिस इनअप्रोप्रिएट, इज दिस अनवेलकम्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, दैट इज दिस सेक्सुअल इन नेचर। अब चाहे वो कमेंट था या टच था या विजुअल था, जो भी था, सो वो आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में फिट बैठता है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड की जब हम एप्लीकेबिलिटी देखें तो किसी पे भी होती है, लेकिन अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉ की जो वर्क प्लेस को गवर्न करता है, जो कि है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, रेड्रेसल ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, सो एक्ट इज ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। बंदों की कोई नहीं है प्रोटेक्शन? उसका रीजन है, देखिए, पहले मतलब नहीं है एक्ट के अंदर नहीं है। अच्छा, मतलब सो कानूनी तौर पे
मेरे को सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई प्रोटेक्शन नहीं है. As per the POSH Act, yes, no, All it's right. only for women Okay. as an agreed. लेकिन देखिए, lot many organizations now understand this that it can happen to anyone. And आप जानते हैं आजकल डाइवर्सिटी इंक्लूजन्स पे काफी फोकस है हर जगह. सो और हमें समझने की भी जरूरत है कि ये एक्चुअली होता क्या है. देखिए, अब क्या हुआ है कि पॉश एक्ट के अंदर पिछले 2 साल में अगर आप देखें नंबर्स, तो रिपोर्टिंग हैज गॉन अप ड्रास्टिकली. मतलब मैं अगर 23 के नंबर्स 25 से कंपेयर करूं अभी एंड ऑफ द ईयर, आई वुड से माय एक्सपीरियंस इज इट्स ऑलमोस्ट डबल्ड, एंड ऑल थैंक्स टू द अवेयरनेस. सो अब होता क्या है कि इतनी अवेयरनेस बढ़ गई, नंबर्स बढ़ गए, रिपोर्टिंग बढ़ गई, एक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज आनी शुरू हो गई इंडस्ट्री में. जैसे आपने पूछा कि क्या हमारे लिए नहीं है कुछ. That's why a lot of male colleagues would say that what if somebody puts a fake allegation? फेक एलिगेशन में तो मैं बाद में हाँ, आने की तारीख क्यों नहीं है? Correct. तो सबके लिए होनी चाहिए. तो ये जो एक्ट जिससे हम आज जिसकी हम बात कर रहे हैं 2025 में, ये एक्ट आई थी 2013 में, 2013 में. और इसकी जेनेसिस के बारे में सब फ्रेमवर्क लिखा गया था. जेनेसिस की हम बात करें तो वो 1997 में विशाखा गाइडलाइंस जो इसका फ्रेमवर्क था, जो इसका ढांचा था, तो ये उसी ढांचे पे एक्ट बना हुआ है. अब आप वापस जाइए 1997 में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितने लोगों ने फीमेल टू मेल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में सुना होगा, बात करी होगी या एक्सपीरियंस किया. बिकॉज एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो है ना हमारी इन केसेस में, 90% से ज़्यादा केसेस में पावर प्ले इन्वॉल्व होता है. यानी कि जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आती है, रिस्पोंडेंट बोलते हैं हम जिसको, is invariably senior in hierarchy, power, position as compared to aggrieved. Now, back in time, again, patriarchal society, not many women. So, act को बनाया ही इसीलिए गया. And our constitution allows special legislations to come in like this. And I always say this, the act is for women, but that does not mean that act is against men. Yeah? But organizations अब अपनी policies को gender neutral बना रही हैं. तो बोल रही हैं, act तो जैसे हम उसकी respect करेंगे, लेकिन वी डू अंडरस्टैंड आजकल के सर्कमस्टांसेस में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, सेम सेक्स भी हो सकता है, एंड इवन इफ वी गो बियॉन्ड बाइनरी दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो ऑर्गेनाइजेशन की जो HR पॉलिसीज हैं पॉश पे, वो अब मोस्टली इंक्लूसिव हैं. सो हम कानून के रास्ते से तो नहीं रेड्रेसल कर सकते उन केसेस का, लेकिन कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हम उनको रिलीफ दे सकते हैं. So what was this Bhavri Devi case, and how did it come and result into this regulation of the guideline? If you can throw some light on that, any one of you. तो भवरी देवी का जो इंसिडेंट है वो बेसिकली 92 में हुआ था. तो देखा जाए तो इट टुक 5 years फॉर विशाखा गाइडलाइंस टू बी इंट्रोड्यूस्ड. एंड 92 में, लाइक इफ यू लुक एट दैट काइंड ऑफ सोसाइटी, उस टाइम पे women, they were still trying to come out of their houses and create a identity for themselves. And Bhavri Devi was one lady, still is, जो एक NGO में साथन के रूप में काम करती थी. एंड इस NGO का मेन काम था कि बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को रोकना है. अब उस टाइम पे भी चाइल्ड मैरिज इलीगल ही था, बट देन अनफॉर्चुनेटली सर्टन स्टेट्स दे स्टिल कंटिन्यूड विद द बाल विवाह का प्रथा. अब ये इंसिडेंट हड़ताली का तीज वाले दिन वहाँ पे एक मास मैरिज सेरेमनी थी, भाटेरी गांव है राजस्थान में. एंड भवरी देवी को मालूम चला कि वहाँ पे बहुत ऐसे छोटे बच्चों की आपस में शादी हो रही है. सो शी रीच्ड द स्पॉट, ट्राइड टू इंटरवीन, स्टॉप द मैरिजेस फ्रॉम हैपनिंग, बट इवेंचुअली शादियाँ हुई. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में भवरी देवी टारगेट बन गई विलेज का. Okay. Now, incidentally, again, caste system plays a very huge role when it comes to the society of India. And यहाँ पे मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि ये एक रियल इंसिडेंट है. सो प्लीज़ अगर आप उस कास्ट को या उस कम्युनिटी को या उस जगह को बिलोंग करते हैं, प्लीज़ इसको पर्सनली मत लीजिए. राइट. सो अब यहाँ पे जो एक छोटा बच्चा, 1 साल का लड़का, उसकी शादी 9 महीने की बच्ची से हो रही थी. एंड ये जो बच्चा था, ये वहाँ के सरपंच का बेटा था, द हेड ऑफ द विलेज. सो बाकी विलेजर्स भी एनकरेज थे कि ठीक है, अगर सरपंच कर रहे हैं तो हमें कौन रोक रहा है. तो भवरी देवी ने जब इंटरवीन किया, शादियां इवेंचुअली हुई, बट वो टारगेट बन गई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, स्पेसिफिकली जिससे सरपंच बिलोंग करते थे. एंड इन लोगों ने भवरी देवी को एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया. उनकी फैमिली के साथ कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं था, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं थे फॉर सम 6 to 7 months.
And ultimately, one day, Bhavri Devi was kidnapped and gang raped multiple times. Right? अब जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन लॉन्च करने की कोशिश की, उनको ब्लेटेंटली बोल दिया गया कि सरपंच के अगेंस्ट हम कोई कंप्लेन नहीं लेंगे. अगेन कास्ट सिस्टम का एक पावर प्ले वहाँ पे सामने आया. जो उनको हैरेसमेंट पुलिस स्टेशन में फेस करनी पड़ी, वो एड ऑन कर दी गई अट्रॉसिटीज से. एंड वन ऑफ द कोर्ट्स फ्रॉम जयपुर, उनका ये स्टेटमेंट भी था कि इन लोगों के हाथ से तो कोई पानी भी नहीं पीता, इनका कोई रेप क्यों करेगा. ये कोर्ट की स्टेटमेंट था? ये जयपुर, वन ऑफ द कोर्ट्स इन जयपुर. इट्स ऑन रिकॉर्ड. यस. द कोर्ट इज सेइंग कि इनके हाथ का कोई पानी नहीं पीता तो इनके साथ कोई बलात्कार क्यों करेगा. सो एक तरीके से जिसके साथ गलत हुआ, जो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही है, उसी को ब्लेम किया जा रहा है. अब यहाँ पे देखा जाए तो एक वो सवाल उठना शुरू हुआ कि भवरी देवी जो भी कर रही थी वो एक्चुअली उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी थी, जिसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, या जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से एक जिम्मेदारी दी जाती है. अगर ऐसे में कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जवाबदारी किसको है? विमेन को सेफ एंड सिक्योर कौन फील कराएगा, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? एंड तब जब विशाखा गाइडलाइंस फिर इंट्रोड्यूस जब करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 97 में, सो वो उसमें क्लियरली इस्टेब्लिश किया था कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है टू सेफगार्ड द विमेन इन द वर्क प्लेस. और इन्हीं गाइडलाइंस पे अगेन हम लोग, एक वो मेंटालिटी है कि हम शॉर्टकट्स में शायद से जाते हैं, तो गाइडलाइन थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको इग्नोर किया कि कंप्लायंस तो है नहीं. सो अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ही बाद में जब विशाखा गाइडलाइन इंट्रोड्यूस हुई थी, लैंडमार्क जजमेंट मेधा कोतवाल केस, ठीक है ना, उस पर फिर जब काम शुरू हुआ था, ये हाईलाइट हुआ कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो नहीं करते हैं. फिर एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था 2013 में. एंड ये फास्ट ट्रैक पे चला भी अनफॉर्चुनेटली जब निर्भया कांड हुआ है 2012 में. उसके बाद ये था कि इसको फास्ट ट्रैक में एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें कंप्लायंसेस हों, जिसमें मैंडेट्स हों, और हर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सब कवर होना चाहिए. सो दैट मीन्स 92 में केस हुआ एंड 2013 में एक्ट आया. 92 में एक गैंग रेप हुआ जिसमें कोर्ट ने बोला कि इनके हाथ से कोई पानी नहीं पीता तो इनका कोई गैंग रेप क्या करेगा. सम लर्नड जज एज द लाइक टू बी एड्रेस्ड. और उसके बाद 2013 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ जिसमें एक और गैंग रेप था, सो it took two high-stream media gang rape cases to formulate these basic guidelines, which was nothing but basically sexual harassment के against safety की guidelines. अभी हम वही इसमें Those were guidelines. Yeah. As that wasn't a law because they said law to any, or in absence of law, treat them as law. But then as things work in the country, you know, that maybe public sector, you know, still came forward. Private sector, not much, you know, or effective implementation tha hi nahi. And you're right, it took Nirbhaya case then to, because there was sort of mass protests, people on the street, pressure on government. So Vishakha guidelines were repacked into POSH Act. So that's why I said framework is same. So it's about 90% same. And these are the reasons why the scope is a little limited. बट हैविंग सेड दैट, अच्छी चीज़ इसमें जो पॉजिटिव अगर हम सिल्वर लाइनिंग देखें तो ये है कि जो ये एक्ट है, एक तरह से आप ये मानिए कि ये एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद लिखी है, बिकॉज उनके द्वारा कमेटी बनाई गई, जस्टिस वर्मा के सुपरविजन में सारा काम हुआ. Justice Verma after the Nirbhaya case. आफ्टर द भवरी देवी केस जब ये गाइडलाइंस बने तो उसमें क्या हुआ कि इनफैक्ट रिसेंटली इन वन ऑफ आवर इवेंट्स, यू नो, वी हैड Honorable Justice from Delhi High Court. So she said that. She said, look, we've done a comparative exercise of, you know, comparing POSH Act with other parallel legislations globally. And this act stands out completely. The way it is written, उसमें जो inquiry के steps दिए गए हैं, definitions हैं, finer nuances हैं. So it's a very well written act. You know, so I think there are many positives also out of this as we see the genesis. So हम इसकी बात कर रहे हैं वेरियस जजमेंट्स की एंड जजेस की, और उन्होंने क्या बोला. नाउ देर आर सर्टन जजमेंट्स विच आई वुड लाइक टू रीड
And I just wanted your comprehensive view. How does the judiciary look at this entire thing? Kerala High Court 2020, handshake is not equal to harassment. Telangana High Court 2023, friendly hug is not equivalent to harassment. Bombay High Court, sexual intent must be proven. So let me just go back. उसमें जो handshake वाली बात थी उसमें there was a lot of point कि people feared that this made it harder for survivors to prove harassment, right? क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती हाथ पकड़ा या नहीं पकड़ा, मैंने ज़बरदस्ती हक किया कि नहीं किया, correct? Sexual intent must be proven. It is by Bombay High Court in 2019. So I can touch a woman the way I want to, assuming it's one-way traffic right now, okay? And my intent has to be proven, and my act is alone not good enough, to be considered as a violation of a woman's privacy, right? Now, if I go further, false complaint can be punished, Madras High Court says in 2021. Delhi High Court had to give explicitly in 2022 interns are protected under POSH. मतलब इसके पहले interns की कोई value ही नहीं थी. Then Vishaka guidelines जिसकी आपने बात की. Employees' defenses rejected in hostile environment cases, Delhi High Court 2010. I can go on and on about these judgments. My question is, I find every judgment to be very contradictory and, एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं और it is further confusing the entire system. Do you think our judiciary has done enough, or do you think they're pro the rights of women or the dignity of women? See, I'm not surprised actually, when you were reading out these judgments. And I think one thing which we need to understand, that law is very new. I mean, it's been just 12 years, and I give about 2 years to COVID. 10 years barely. First 3 years, 4 years, nothing moved in the industry because awareness nahi thi. It took time. All thanks to our Supreme Court in the last 2 years, they have taken suo motu cognizance on POSH compliance on multiple occasions. Abhi latest, about 3 months back, they issued a notice to all state governments asking them to do a district level POSH survey and file a compliance report. They've also gone on to say that wherever you see a non-compliance, आप business license को renew मत करिए. So they're going beyond financial penalties. So I'm not doubting the intent of the judiciary. होता क्या है, जब भी एक्ट नया होता है उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं. हाई कोर्ट कुछ करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में उसको दूसरे तरीके से देखा जाएगा. कई बार सुप्रीम कोर्ट ही अपनी जजमेंट को रिव्यू करता है बाद में. और कभी भी जब ये आप ऐसे देखते हैं ना कि हैंडशेक इन इटसेल्फ इज नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट. अभी रिसेंटली एमपी कोर्ट ने बोला कि एक्सप्रेशन आई लव यू डज नॉट अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, which is a fair call. Handshake is not sexual harassment. I agree with that. Not every touch is sexual in nature. तो हम ऐसी जजमेंट को सिर्फ हम टाइटल से पढ़ के समराइज नहीं कर सकते. यू हैव टू गो इन द डिटेल्ड ऑर्डर. जब इनके डिटेल्ड ऑर्डर में जाएंगे ना, तो उसमें आपको पॉइंटर्स मिलेंगे और वहां पे सारे के सारे जो वेटेज है पॉश एक्ट के अंदर, अल्टीमेटली इट इज बीन गिवन टू द एग्रीव्ड बेस्ड ऑन हर परसेप्शन. केसेस हमारे पास एक पब्लिक सेक्टर से केस आया था हैंडशेक को लेके. तो ये साहब बहुत सीनियर, वेरी सीनियर पर्सन, सीनियर इन एज ऑल्सो. लेकिन उनके लिए एक चीज़ बड़ी फेमस थी ऑर्गेनाइजेशन में कि बॉस जब हाथ पकड़ते हैं हाथ मिलाने के लिए, पर्टिकुलरली फीमेल कोलीग्स के साथ, बहुत देर तक हाथ छोड़ते नहीं है. यानी इमेजिन किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है आपका, और बताइए वीकेंड कैसा था, क्या चल रहा है, लाइफ कैसी थी, हाथ पकड़ा हुआ है ना, आप छुड़ाना चाह रहे हैं हाथ, वो हाथ छोड़ नहीं रहे हैं आपका. थिंक ऑफ इट, ऑपोजिट सेक्स, वो थ्रेशोल्ड आपका कितनी जल्दी आ जाएगा. फिर कुछ लोग की आपने ऑब्जर्व कभी किया होगा, आदत होती है वो दोनों हाथ यूज करके हैंडशेक करें. सैंडविच हैंडशेक बोलते हैं जिसको, है ना, कि आई थिंक ऑफ इट अगेन थ्रेशोल्ड. कुछ एग्रीव्स ने हमें ये भी बताया दैट दे हैव एक्सपीरियंस्ड सच हैंडशेक्स जहाँ पे somebody was tickling them with their finger while doing that handshake. Yeah. Now you see, that's why it is very difficult to give out a list and say this is okay, this is not okay. फिर कोई बोलता है pat on the back. मैनेजमेंट बुक्स में हमेशा सिखाया गया ना, pat on the back is very effective and the quickest way to motivate your colleagues. Now thing is that on pretext of pat on the back, if your hand slips few inches down, so from shoulder to back, pressure is not right, it stays for a longer period of time, you will decide whether this touch was okay or not okay. So हम हैंडशेक को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते
किसी कल्चर में हग इज ओके, किसी कल्चर में नहीं होता। ऐसे भी हग केसेस आए हैं कि जहाँ पे अगेन सीनियर पर्सन सेइंग तुम तो मेरी बेटी के जैसी हो, एंड साइड हग किया, और शी सेज आई डोंट सी यू एज माय फादर फिगर एंड दिस इज वर्क, आप क्यों मुझे हग कर रहे हैं। फेयर इनफ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस था जहाँ पे उन्होंने कंप्लेन किया था कि मुझे 2 से 3 बार, कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मेरे को मेरे शोल्डर पे इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया है। और कंप्लेन के डिटेल क्या थे मानस, कि टच किस प्रिटेक्स्ट पे किया, कि imagine such a fine cotton, where do you get such fine cotton from? Somebody feeling the fabric on your shoulder. So people are very creative. Yeah, so they go to any extent. इसलिए कभी भी लॉ टाइटल डिफाइन नहीं करेगा उस चीज को, हमेशा आपको उसको सर्कमस्टांसेस और इम्पैक्ट के थ्रू उस लेंस से देखना पड़ेगा, तभी हमें एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी क्या है। बट आप जब ये बात कर रहे हैं ना, मैं दोनों तरफ से अगर देखूं, इट इज वेरी, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमेशा शरीफ पिसेगा या पिसेगी। लुक एट द अदर वे अराउंड। मैंने जाके किसी के साथ हैंडशेक किया, राइट, मैंने कंप्लेंट कर दी कि मैंने हैंडशेक 2 सेकेंड या 3 सेकेंड से ऊपर किया, और मैंने फिर ज़्यादा हैंड को फील किया। हाउ डू आई प्रूव कि ऐसा नहीं हुआ है? उसके पहले तो मेरा तो नाम जो कैरेक्टर एसोसिएशन होना था हो गया, राइट। सो एंड अगेन पैट ऑन द बैक, आई से दैट इफ आई पैटेड ऑन द बैक, मैंने सही जगह पे टच किया, बट द ऑनरेबल लेडी सेज कि नहीं, ये सही जगह पे नहीं था। हाउ डू यू प्रूव इट? who is to be believed and who is not to be believed? ओके, देखिए एक चीज जो इम्पोर्टेंट है समझने वाली, मानस, आई कैन एग्री, ये जो कंसर्न्स हैं बहुत जेन्युइन है, और ये इसीलिए है बिकॉज एक्ट नया है और रिपोर्टिंग बहुत बढ़ गई है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है अभी। परसेप्शन के बेसिस पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेकिन परसेप्शन इज नॉट इक्वलेंट टू रिस्पोंडेंट बीइंग गिल्टी। ठीक है, अब आप देखिए एक्ट के इंटरप्रिटेशन हम ऐसे भी करते हैं ना कि जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है, एक्ट ने उनको आइडेंटिफाई किया है रिस्पोंडेंट। एक्ट हैज नॉट इवन यूज्ड अ वर्ड लाइक एक्यूज्ड, व्हिच मींस अंटिल प्रूवन गिल्टी रिस्पोंडेंट इज इनोसेंट। अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू द फैक्ट कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कमेटी बनाती है, इंटरनल कमेटी, वो कितनी थरो है, वो कितना नेचुरल जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोसेस में। ये लॉ है, हमें एविडेंस चाहिए, है ना। तो कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई विटनेस स्टेटमेंट, चाहे वो आई विटनेस हो, चाहे वो सर्कमस्टांशियल हो, कोई डिजिटल फुटप्रिंट हो, कोई सीसीटीवी फुटेज हो, प्रूव होना जरूरी है। ऑल्दो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मतलब क्रिमिनल लॉ अलग है, हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो बीएनएस में है, ये सिविल रिड्रेसल है। तो यहाँ हमारा बेंचमार्क ऑफ एविडेंस जो होता है वो क्रिमिनल कोर्ट से कम होता है। क्रिमिनल कोर्ट में द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। यहाँ पे हम वर्क करते हैं प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज पे, यानी कि पूरा कंप्लेंट तो प्रूव नहीं हुआ, बट लेट्स से मोर देन 50% कंप्लेंट या उसके सर्कमस्टांसेस जो है वो एस्टैब्लिश हो गई। It is a circumstantial evidence. Circumstantial, most of it, yeah. All right. So that is how committees would always look into that. So let's say आपका fear जो था अभी ये था कि किसी ने हाथ मिलाया और मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन दूसरे को गलत लगा, अब उसने कंप्लेन कर दिया। ये hypothetical scenario है। Yes, of course, in our point of view, yeah. So hypothetical situation कि अब ये आगे कंप्लेन चलेगी, इंक्वायरी चलेगी, तो क्या होगा? देखिए, इंक्वायरी बैलेंस चलेगी, there can be no punitive action against respondent जब तक कि इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती, और ये एलिगेशन प्रूव होगा या नहीं होगा वो डेफिनेटली आपकी एविडेंस विटनेसेस के ऊपर ही कंक्लूड होगा। बहुत सारा परसेंटेज केसेस के ऐसे भी हैं जो कैटेगरी में जाते हैं जहां हम बोलते हैं चार्जेस नॉट प्रूव्ड। मैंने किसी की कंप्लेंट की या किसी ने मेरी कंप्लेंट की, सो स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या होता है। कमेटी बनती है और कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माय नॉलेज एंड एवरीबॉडी एल्स। तो पहले तो ये एग्जांपल है कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करी, फिर से इट्स इजीएस्ट। करिए ना, डिस्क्लेमर्स क्लियर कर दो। सो पॉइंट इज, देखिए जो लॉ है ये पॉश एक्ट, इसने कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स सेट करी है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। उससे पहली चीज़ ये होती है कि आपको एक एचआर पॉश पॉलिसी बनानी है, शॉर्ट फॉर्म पॉश बोलते हैं इसको। उस पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी इज एन एसओपी ऑफ लॉ। लॉ तो बन गया, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो पॉलिसी होती है। डूज एंड डोंट्स एंड कमेटी कैसे कंप्लेंट्स लेगी, उसको कैसे रिड्रेस करेगी, पॉलिसी बन गई। फिर हर एम्प्लॉयर को अपनी कमेटी को एस्टैब्लिश करना होता है।
अब ये जो कमेटी है, इस कमेटी को दर्जा दिया गया है सिविल कोर्ट के बराबर. सो इट्स अ वेरी पावरफुल कमेटी एंड इट्स फेयरली इंडिपेंडेंट. अब इस कमेटी की जो हेड होती हैं उसको बोला जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड हैज टू बी अ वुमन. दैट्स द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द लॉ. फीमेल ही होंगी हमेशा. मिनिमम 2 और एम्प्लॉयज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल मेंबर्स. अपर लिमिट नहीं है, मिनिमम 2. फिर एक हमें चाहिए होता है इसमें एक्सटर्नल मेंबर, जो कि एक न्यूट्रल फेस, जो ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आता या आती. तो अब वो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं. रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि कोई किसी या तो एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे आप या हाँ जी, या किसी लीगल बैकग्राउंड से हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. रूल्स में लिखा है कि 5 साल से ज़्यादा का वर्किंग एक्सपीरियंस एक्ट के ऊपर हो. तो इस तरह से आपके 4 लोगों की मिनिमम कमेटी बनती है. 50% वुमेन होना ज़रूरी है. अपर लिमिट कुछ है नहीं. अब ये कमेटी हेंसफोर्थ जब एस्टैब्लिश हो जाती है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के सारे मैटर्स जो हैं वो इस कमेटी के पास जाएंगे. एचआर नहीं देखेगा. एचआर के पास भी जाएंगे तो एचआर आगे कमेटी को फॉरवर्ड करेगा. सो रेड्रेसल जो होगा, जो भी इंक्वायरी होगी, आउटकम जो आएगा, वो ये कमेटी करेगी. प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज अ वुमन. इस होगा अंदर के 2 इंटरनल, 2 बाहर से, एक बार से एक बाहर से, 2 3 4 मिनिमम 4. नहीं 5, लॉजिकली 5 होने चाहिए. और नंबर नहीं, देखिए ये और अभी अच्छा आपका ऐसा सवाल है. सर ये एडवांस क्वेश्चन आया था भाई, है ना. इसमें होता क्या, कमेटी तो 4 लोग की है. एक टेक्निकलिटीज में अगर हम जाएं तो एक इसमें और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोरम. कोरम इज अ सबसेट ऑफ द कमेटी. तो कमेटी तो आपकी 4 5 6 8 जितनी मर्जी आपने बनाई. अब लॉ ये बोलता है कि जब आप किसी केस को इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी करें, तो आपको मिनिमम 3 लोगों का कोरम बनाना है. अब उस 3 में उन्होंने क्या बोला कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होना जरूरी है, 2 लोग और होने चाहिए. तो इंटरप्रिटेशन ये कि एक्सटर्नल मेंबर का भी होना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक्ट में क्या होता है ना, लॉ में एक लेटर होता है, एक स्पिरिट होता है. स्पिरिट में जाएंगे तो डेफिनेटली एक्सटर्नल मेंबर को इंक्लूड करना चाहिए. लेटर की बात करें तो उन्होंने लिखा नहीं कि कोरम में एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए या नहीं. टिपिकली रिकमेंडेशन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक्सटर्नल मेंबर, एक न्यूट्रल इंटरनल मेंबर, जो कोई दोनों से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसका. तो मिनिमम 3 होने चाहिए. हम रेकमेंड ये करते हैं कि ऑलवेज 3 होने चाहिए. अगर कंसेंसस नहीं बना तो 2:1. करेक्ट. एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू विशाखा गाइडलाइंस. No, this is not posh. पॉश एक्ट. Guidelines are redundant. ठीक है, ये पॉश एक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मान्यता दी हुई है. Absolutely, this has been passed by the parliament. Okay, passed by the parliament, Supreme Court honors it. This is applicable to every organization within the country? Every organization. more than 10 employees. More than 10 employees. So 10 employees के compliance requirements अलग हैं, but it is applicable on every organization. Public sector, private sector, Doesn't matter. government, Doesn't courts. doesn't matter. Only exception for now is politics. Political parties. Oh wow. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को इसका एक्सेप्शन है कि उनके अंदर कोई पॉश का कोई. Because the constitution of the the political parties is being so far challenged that it's not an organization. And in fact, recently, I think if I'm not wrong, Supreme Court only said that this can become a big threat. Wow. So I have a question here. ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब सबने किया और पॉलिटिकल पार्टीज में बोला कि भाई हम सबसे मतलब दूध के दुले हैं और व्हाटएवर यू में से हम पे ये हम ना ऐसा कार्य करते हैं ना किसी को ऐसी नज़र से देखते हैं, तो वी आर एब्सोल्युटली फाइन. ओके, सो गॉड ब्लेस देम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. अब कोर्ट के बारे में आवाज आते हैं. आपने बोला कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी अ वुमन. क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्पिरिट और एक्ट में फॉलो करता है? आई एम कमिंग बैक टू द केस ऑफ रंजन गोगोई, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. उनके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था. जहाँ तक मेरी नॉलेज आती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, Ranjan Gogoi decided to become the presiding officer of the case of sexual harassment filed against him. Is my information right? Absolutely. Yes, it is. Not necessarily was the deciding officer, but he was part of the inquiry committee. No, so मतलब he Presiding officer. he was a so he was, because Chief Justice of India थे, तो उनके ऊपर presiding officer तो President of India हो सकते हैं. तो जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इसमें महुआ मोइत्रा जी ने भी at least on this issue she created a right statement in the parliament saying कि Ranjan Gogoi had appointed himself as a sitting judge. This is the first time in the history of India. So Supreme Court एक गाइडलाइन बोलते हैं, उन्होंने वो बोलते हैं कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होना चाहिए और सिर्फ एक हमारे सेक्शन है जो पॉलिटिशियंस हैं जो इसमें जिन पे एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा जिनमें एप्लीकेबल है उन्होंने अपने आप को इससे एब्जॉल्व कर लिया. See, as I said earlier, again with no specific comments to any of the sort of person or any of the courts, but as I said, it is
power dynamics majorly. And yes, there are some not so good examples which are there to be seen. But I think what has happened over the years, because ये धीरे धीरे जैसे जैसे awareness लोगों में आ रही है, these things are settling down now. We don't see now. In fact, we see. You're talking after awareness, we have got these instances. So awareness is ever going. Awareness is ever going. It's evolving. See, even the act is evolving. One example, like agar aap, I know we've not touched that. We talk about workplace, right? So as per the act, any place you're working is your workplace. अब act जो है वो 2013 में आया था. तो irrespective of the place जहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, वो आपका हेड ऑफिस है या कॉर्पोरेट ऑफिस है, फैक्ट्री है, प्लांट है, रिटेल शॉप है, जो भी है, वो आपका वर्क प्लेस है. 2020 में कोविड आया, Exactly, I was coming to that. वर्चुअल कनेक्ट्स आए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स आए एंड वर्क फ्रॉम होम आया, जो कि 2013 में एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है. बट एक्ट क्या बोलता है? आप जहां बैठ के काम कर रहे हैं. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये दोनों भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स एंड वर्क फ्रॉम होम जो है वो वर्क प्लेस में काउंट होते हैं. Virtual environment. ऐसे ही जैसे कोई सिनेरियो सामने आएगा तभी एक्ट इवॉल्व हो रहा है ना, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. अमेंडमेंट एज इट इज एक्ट में नहीं है फिलहाल. एक जो लास्ट हुई थी वो 2016 में हुई थी, उसके बाद कोई अमेंडमेंट है नहीं. Which is fine. See, I mean, again, whatever I said for this, for giving an example of Chief Justice Ranjan Gogoi, I have said it in all respect, due respect to the institution of Supreme Court, which said that, these are the guidelines that to be followed. Now, that's a different thing that the former CJI has not done it, right, which has been highlighted. The point is, आपने जैसे कहा पावर प्ले की और आप बात कर रहे हो पोस्ट कोविड की. गिव मी एन एग्जाम्पल कि पोस्ट कोविड वर्चुअल एनवायरनमेंट में या फिर ऐसे उस एनवायरनमेंट में व्हाट आर द इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट? हाउ कैन इट हैपन? नाउ आई एम सिटिंग एट माय होम एंड द लेडी सिट ऑन माय होम. हाउ डू वी डिमार्केट office place versus a residence in a virtual environment, and what is right and what is wrong? Is there You're doubting the creativity of people here then, I would say. Yeah, but there are many examples. Man, see what happens अब आप वर्चुअल कॉल पे हैं. अब ऐसा भी एक शुरू में कोविड के टाइम की बात है, जब कोविड के बाद थोड़ा सा ईज आउट हुई चीज़ें, बट स्टिल लॉट ऑफ हाइब्रिड वर्किंग वाज हैपनिंग. सो एक टीम मीटिंग थी. अब टीम मीटिंग में इंटरनल टीम मीटिंग थी. सो मैनेजर थे, तो एकदम से कॉल पे बोला गया कि एवरीबॉडी स्विच ऑन योर कैमरास. ऑफ कोर्स वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत लोगों के लिए वो पहली बार था कि जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके कनेक्ट कर रहे थे, है ना. तो उन्होंने बोला कैमराज ऑन करिए. सबने ऑन कर लिए. आई थिंक वन ऑफ द गर्ल डिड नॉट स्विच ऑन द कैमरा. तो उन्होंने बोला कि आप स्विच ऑन करिए कैमरा. तो उन्होंने बोला कि सर आई एम नॉट प्रोफेशनली ड्रेस्ड टू स्विच ऑन द कैमरा. तो आइडियली in a professional environment, you would leave that conversation there because एक open forum में हो रही है. Maybe if it's important, you will take it up one-on-one later on. Yeah, or give the other person time to. Yeah, but it went on into a very prolonged discussion. Why work from home है, तो आप dressed up क्यों नहीं हैं? It's not holiday, it's not vacation, it's a working day. So now this girl filed a complaint later on, not exactly under the POSH Act, but the discomfort. She said, well, I mentioned and I wasn't told that I need to switch on the camera for this call. And there was no external stakeholder in the call कि कस्टमर ने आना है तो मुझे बताओ कि I have to be dressed up professionally. इन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको ऐसे बोला, but he just prolonged and so embarrassing for me. There were 50 people listening to that conversation. So it just made me uncomfortable. So now this led to the organization then making a policy on work from home. That do we expect people to be dressed up professionally all the time? Do we expect them to switch on the cameras on every call? Or call should in the invite mention this, that you need to be present with the camera on. ऐसे ही एक बार केस आया था हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट का. बेचारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि म्यूट बटन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता उस टाइम पे. तो एक ग्लोबल लीडरशिप कॉल चल रहा था, और ये जो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद अपनी किसी फ्रेंड के साथ बैठ के घर से कॉल ले रहे थे, कैमराज ऑफ थे. अब कई बार क्या होता है कि इसने प्रोफाइल पिक्चर लगाया हो अपना, तो वो प्रोफाइल पिक्चर दिखता है नाम की जगह पे, या नाम के साथ पिक्चर दिखता है. तो ये कोई ग्लोबल लीडरशिप रोल की फीमेल कोलीग थी, सीनियर लीडर थी साउथ ईस्ट एशिया से कहीं से. तो उनका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा था. अब इन्होंने अपने फ्रेंड को उनके लिए कोई एक सेक्सुअल कमेंट बोला, जो उनके साथ बैठे थे, जो कोलीग नहीं थे ऑफिस के. बट ही डिड नॉट रियलाइज द फैक्ट कि वो म्यूट पे नहीं है.
So that was heard in the entire platform. Obviously, उनको कितना समझ आया कितना नहीं आया, because he probably said it in Hindi and she would not know Hindi, but it was taken up and she was made aware of this later on, which led to a posh complaint. Now, तो कोलीग जो इंडियन था उसने अपने किसी और फ्रेंड को वहां पे जो बैठा हुआ था हिंदी में कुछ बोला, हाँ, राइट? में उनके प्रोफाइल पिक्चर को देख के बोला, सेक्सुअल बोला उनके लिए। ठीक है, वो उनको फिर बाद में किसी ने बताया कि ये ऐसा बोला गया, उसने भी लोगों ने उनको एक तो रिमाइंड कराया कि आप म्यूट पे नहीं है, then it was taken up. Now that led to a complaint eventually because what you said was sexual and you can't say कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं म्यूट पे नहीं हूँ. Doesn't matter यार, because जो आप बोल रहे थे वो सेक्सुअल है ना, म्यूट पे होता तो भी आप बोलते हैं, पता नहीं चलता, वो अलग बात है. कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ. रिसेंटली अभी बेडरूम को लेके के डिस्कशन हुआ था कि बेडरूम से वो कॉल ले रही थी अपना, तो उन्होंने बोला कि योर बेडरूम लुक्स वेरी कोजी, कैन यू एडजस्ट द कैमरा सो दैट आई कैन सी it properly. Is that a wrong thing? Now, see, it's a very personal comment, I would say. We must not forget that it's a workplace. Now, I'm not saying कि workplace से हम सारा fun लेके चले जाए. Yeah, I mean you sounding it to make it very serious. मतलब एकदम टाइट होके बैठो कि भाई कुछ नहीं बोलना, मतलब ये है काम के बारे में डिस्कस करेंगे, मिनट्स बनाएंगे एंड दैट्स इट. नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए सारी बात आई थी कंफर्ट की कि आप किसको कितना अच्छे से जानते हैं. So ये तो आपने वर्चुअल की बात की. Now tell me one thing on the sense of dressing, right? Now this is we have new generation, right? I mean, in any organization, typically, if we assume that there is a gap, there's a generational mindset change every 10 to 15 years, right? Let's for the sake of benchmark, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 जनरेशन काम कर रही होती है. 15 into 3 45 या 10 into 3 30 years के एक्सपीरियंस में 55-60 20-25, right? Now, what dress sense of 2025, right out of the college, girl or a boy, as a matter of fact, could be having, could be very, very different from, say, a 55-60-year-old, right? Now, if they don't match in the thought process, And they don't follow the line. They yes, is it okay to pinpoint? I'll take that up. इस पे हमारा भी काफी डिबेट होता है एक्चुअली. And ma'am, let me be very honest about it. I'm saying it in all fairness to both the sides that they are equally respectful and professional in there, but they have a very different sense of dressing. I'll give you this thing. पहली चीज, let me correct you here that अब ना it's not 10 years या 15 years में generation change हो रही है. It is generation is changing every 5 years. So when you look at a workplace, ideally you're looking at 4 to 5 different generations. ठीक है? So obviously वो gap इतना ज़्यादा है that दोनों extreme level के generations को वो effort डालना ज़रूरी हो जाता है that आप कहीं middle point पे आएं. ठीक है? It is not that my way or highway, from either of these sides. You have to come, कहीं ना कहीं compromise is there. किसको करना है? And by compromise, what I mean is, see, ये मैं ना सेशंस में भी कोट करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक जनरेशन से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं. अगर हम इंडियन अटायर्स के हिसाब से चलें तो आई थिंक women look the best when they are in their lehengas and saris and men look the best when they are in their sherwanis, right? And are you Traditionally, wedding or traditionally, can't imagine somebody wearing a sherwani and reporting at work. that's what. Yeah. Okay. We know that we look nice, but then do we represent ourselves even though we are representing India? Olympics में क्या हम इस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं? There is a attire which showcases the sanctity of what you are representing vis-a-vis where you are actually going and participating. एक आपका representation है, एक आपका वो workplace ethic है जहाँ पे आप जा रहे हैं एक तरीके से तैयार होके. And ये sensitization हर एक के लिए ज़रूरी है irrespective of the gender. अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, बी प्रोफेशनल इनफ. What is the definition of is, let me ask you now, for example, in a typical, with all respect, in a typical manufacturing organization, the attires would be very different. One is, वहाँ पे तो थोड़ा और simplify हो जाता है क्योंकि generally uniforms होती हैं. But let's say कि the sense of attire is very different from a media company, from maybe a tech firm,
from maybe a fashion designing house, what's a professional attire? So that you need to look what you're representing and where you are headed. I could be from a fashion industry, but if I know कि मैं represent कहाँ पे कर रही हूँ, what forum am I going to, then I need to carry that responsibility also. It is a two-way process. It is not कि मैं जहाँ से आई हूँ मैं सिर्फ उस चीज़ को represent कर रही हूँ, right? अब आपने जैसे बोला ठीक है, I know कि एक specific gender को target किया जाता है when it comes to ड्रेसिंग सेंस कि इनका ड्रेसिंग सेंस हमारे इनअप्रोप्रिएट है या हमें अनकंफर्टेबल कर रहा है या बहुत ज़्यादा एक्सपोजिंग है, राइट? बट देर आर टाइम्स वेयर द मैन फोक ऑल्सो, उनका भी ड्रेसिंग सेंस कभी ना कभी अनकंफर्टेबल होता है. Man reporting things. I'll just I want to take on that, ma'am. See, if there are certain industries, okay, where I've seen people walking in, those shorts and capris, maybe on a Friday, ठीक है, जहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ फाइन फ्राइडे को we'll have a casual this thing, but casual should not mean so casual that you're actually wearing flip flops with capris and turning out in office. It's a very complicated subject actually. You see, no amount of policy can define what is acceptable, what is not acceptable. I agree with Manas that demographics would change everywhere. Yeah, industry to industry, city to city, age, all those factors are there. But I think ultimately it is what you feel comfortable with. Now, I don't subscribe to that idea that, okay, अगर manufacturing setup है, अगर majority ने, suit salwar पहना है, so somebody who's not from manufacturing setup joins and she's compelled to wear that. Now, unless if it's a uniform, I do हाँ, safety guidelines अगर है तो that's a different पहचान जाती है. Why should anybody have a problem with that? But the unfortunate part is that a lot of people in our society still tend to judge women basis what they wear. Yeah, that is the root cause. Though I agree with what you said कि generally जो ड्रेस सेंस है एंड रिवेलेशन है एंड कि रिवील हो रहा है ये है वो है, दिस इज वेरी specific to a particular gender, which is women, female gender in this case. But uske na look at it from the point of view, and I would probably like to get in a slight defensive out here. One reason is also men don't have a choice to wear anything. पिछले 35 सालों से सूट के वही निशान है, एक कोई ऊपर एक नीचे एक बंद गला. I'm just giving it. So the chances of going wrong, I'm not justifying the typecasting and objectification or whatever, कि आप एक जेंडर को टारगेट करो, लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि दूसरा जेंडर इसलिए, इसका मतलब ये नहीं कि जेंडर को टारगेट करना सही है, लेकिन दूसरा जेंडर इसलिए भी टारगेट नहीं होता क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. नो, आपने जो शॉर्ट्स का इंसिडेंट बोला, राइट, आपने बोला कि शॉर्ट्स पहन के आए, दे आर वेरी few and isolated. I mean, if you look at maybe particular to a sector and a particular to a department in a sector on a particular day, which is at worst unprofessional attire. Is it making somebody uncomfortable and making somebody turn heads and as a distraction? I don't know. See, यहाँ पे मैं ना ये बोलूँगी, पहली चीज़, if the fashion designers out there are listening, then please आप थोड़ा सा creativity अपना on करिए, because men need more options, right? We already have, thank you so much, but men need more options. दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि जब हम अटायर की बात करते हैं या ड्रेस कोड की बात करते हैं, लाइक विशाल जस्ट पॉइंटेड आउट, विमेन वेयर एनीथिंग, ठीक है, उनको जज भी किया जाता है, उन पे कमेंट्स भी पास किए जाते हैं और उनके साथ अट्रॉसिटीज भी होती हैं, ठीक है. एंड कोई डेफिनेशन है ही नहीं कि आप ऐसा कौन सा कपड़ा पहन लोगे कि आप सामने वाले के कमेंट्स या उसकी बुरी नज़र से बच सकते हो. सो इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटालिटी ऑल्सो. वो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हम लोगों की मेंटल थिंकिंग में बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी ने एक पर्टिकुलर अटायर पहना है, वो आपके लिए इन्विटेशन नहीं है, वो उसका कंफर्ट है. अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, एक बार अपना नज़रिया चेंज करके देखिए. शायद आपके देखने की, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, शायद आपकी ब्रिंगिंग अप वैसी हुई है, शायद आप ऐसे सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, शायद आप ऐसे रिलीजन को बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपका एक दायरा है सोचने का, लेकिन उसके बेसिस पे किसी दूसरे को गलत मत ठहराइए. वो मॉरल पुलिसिंग करना, खुद को नहीं देखना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं. और शायद इसी वजह से ना हम आज भी वो उसी मेंटल सेटअप में हैं कि अगर लड़की ने घुटने के ऊपर स्कर्ट पहनी है तो वो लड़की
संस्कारी नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, सही गलत क्या है? अगर मेन को या आपको जज ही करना है तो एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आप ही दे दो ना लड़कियों को कि ये पहनोगे तो आपको हम नहीं छेड़ेंगे। चलो, यू मेक माई लाइफ इजी। आप डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बताओ मेरे को, राइट? क्योंकि हमने पहले बात किया, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं कि देयर इज एन एक्सट्रीम 55-60 साल के, राइट, एंड देयर इज 20-25 ईयर ओल्ड, एंड देयर इज अ ड्रेस कोड। फॉर द कन्वीनियंस हमने ड्रेस कोड भी डिफाइन किया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन नाउ यू आर गोइंग फॉर एन एक्सटर्नल मीटिंग एंड सो ऑन, एंड फॉर वट एवर रीजन दिस पर्सन एट दिस एंड ऑफ द एज doesn't agree with the dress code out here or the dress being wear. It can be vice versa also, like how this should be reported. What are the do's and don'ts? 25 साल की लड़की है, 55 साल के मेन है, क्या उन्हें उसे बताना चाहिए, या इन्हें बताना चाहिए कि नहीं आप ट्रेंड में नहीं हो, या फिर आप ट्रेंड में नहीं हो, या फिर इस तरह की फीडबैक शेयर होनी चाहिए और थोड़ा सा होमवर्क इट इज विद इन द प्रोफेशनल डेकोरम। ओके, बट देन थोड़ा सा होमवर्क आप अपने एंड से भी करते। Okay. सी, अगर मैं आपके साथ मीटिंग के लिए आ रही हूँ, ठीक है, मेरा मार्केटिंग का डिवीजन है, आई एम रिप्रेजेंटिंग माय ऑर्गेनाइजेशन, मैं अपने प्रोडक्ट लाइन का होमवर्क करके आ रही हूँ ताकि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपके सामने प्रेजेंट करूँ। थोड़ा होमवर्क मैंने ये भी किया होगा ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या डील करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्या है, सोच किस तरफ होगी, ठीक है? तो मैं अगर थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट कर दूं। सो मैम, माई क्वेश्चन इज, आपने ना बोला कि लोग डिफरेंट सोच से आते हैं, डिफरेंट ब्रिंगिंग अप से आते हैं, कोई सही या गलत की हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट? नाउ देयर इज अ ड्रेस कोड, राइट? आपने पूरा होमवर्क किया, आपने सोचा कि इस मीटिंग के लिए मेरा ये अटायर ठीक है, ये आपकी सोच है, आपकी अपब्रिंगिंग है, सब कुछ है, राइट? लेकिन मैं आपके साथ आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का वहां पे जा रहा हूं और मुझे लगता है कि आपकी अटायर ठीक नहीं है या आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सोच के साथ आ रहा हूं, मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है वो ड्रेस कोड को। माय क्वेश्चन इज, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स इन दैट केस? शुड आई एज अ सीनियर और एज अ जूनियर और एज अ कोलीग टेल you what is right and what is wrong? Number one. Number two is, how do you balance it out? No, as whatever you should not be, and specifically when it is the same gender feedback, you should not be getting into it. Same gender feedback? You mean opposite gender? Yes, I meant opposite gender. Okay. So that means a man should not be suggesting a woman. A woman should also not be suggesting a man. Ideally, yes. I mean, see, I would say it's not should be, but it is advisable. Now, thing is that dress sense is a very So, sorry, very personal. but you said it is advisable. अगर ये हो जाए तो इसमें कोई खतरा है क्या? नहीं, कोई खतरा नहीं है. But all it will boil down to is how that feedback was given. Okay. The choice of words, how you said it. Was it demeaning? Was it humiliating? Was it given any sexual color? So that may impact it. Yeah. So if somebody say, oh, why do you wear such? I know, why you're wearing this dress today, because it will get so easy for you to Influence a client. Now that's a sexually colored remark. Whereas, if I just direct them back to the organization's dress code policy, saying that, well, don't take it personally, but I'm of the opinion that this does not go in line with the organization's dress code policy. So that is one way. But if I am the manager here, I would not even give this direct feedback. I would route it through HR. There's a purpose why HR is there in the organization. They are the custodians of the policy. They know better than me how to give that feedback. And I would not want to expose myself into that even 2% of the category where somebody misunderstands what I've said and eventually files a complaint against me. So I think the better way to deal with these things, let the specialist handle it. You have an HR team, let them deal with it. Okay. So if I or anybody, any decent man, wants to be totally away from any such kind of traps or nuisance or misuse of policies, what are the do's and don'ts? So first, this is a not that big issue and risk as some people think it is. Because as Imani said, 2%, you go to Ministry of Women and Child Development's website, they say less than 5%. I think the bigger question is, why will someone file a fake complaint against you? Why you? I mean, there are so many other people at the workplace. Why you?
आपको क्या डर है? Because see, behind any malicious act, there has to be a motive. What will I gain out of this? Why will I just frame you for a malicious complaint? मेरा कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, end of the day. And not that Monday morning nothing else to do. Let me do this and have fun. No. उसका reasons होते हैं. जो top 2 reasons है industry में. One is consensual relationships going wrong. And more so when there was power involved in that relationship. देखिए कई बार क्या होता है कि as organizations हम ये सुनते हैं leadership roles and HR से भी, when we ask them about the culture of the place and the reporting and all, they get very defensive. No, we are a safe workplace. But you see, we are human beings. अब कोई अगर एक workplace पे 9 से 10, 11 घंटे साथ में लगाते हैं, 5 days a week, 6 days a week, then there is virtual world also these days. अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे लोग अपना इमोशनल सपोर्ट भी वर्कप्लेस पे ढूंढना शुरू कर रहे हैं कोलीग्स में, बिकॉज वी सी अराउंड अस पर्सनल रिलेशनशिप्स लोगों के कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं दीज डेज. दे स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर एट वर्क प्लेस, इमोशनली डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है कोलीग्स के ऊपर. एंड रिसेंटली अ ग्लोबल स्टडी पब्लिश्ड दैट इंडिया रैंक्स नंबर 2 इन ऑफिस रोमांसेस वर्ल्ड वाइड. Okay. Mexico is number 1. Yeah, number 2. We are number 2. So now you Office romances. office romances. Now, but again, it is a reality. Friendships, office romance, consensual relationship with benefits, ये सब एक रियलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, और ये हर जगह होता होगा, मतलब परसेंटेज है, पॉसिबिलिटी है. हम ये नहीं बोल सकते यहाँ नहीं होता, बिकॉज पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, यू नेवर गेट टू नो अबाउट इट. ह्यूमन बींग्स, यू सी, हार्ट एंड माइंड इन्वॉल्व, कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स वी आर, होता है. अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक ये कंसेंशुअल था तब तक ठीक था, किसी ने नहीं बोला, हमें मालूम भी नहीं चला कमेटी को, एचआर को, because nobody talked about it. Consensual relationships are good in an organization. I mean, see, good or bad, but a lot of organizations, they don't prohibit and they don't explicitly say that you cannot be in a relationship. However, what has happened now, especially after the controversy of the year, Coldplay. Yeah. So what has happened after that, particularly, a lot of organizations have reworked on their HR policies on dating and relationship. Because you see, Coldplay, a lot was written about it, a lot was said about it. Personally, I feel it was more of an overreaction and social media hype also given. मुझे तो लगता है उन दोनों का भी ओवर रिएक्शन हो गया था, मतलब ऐसे खड़े रहते तो शायद कुछ होता भी नहीं. Perhaps, I mean, it was the camera and all. See, for one, there was no harassment at all involved in this. I mean, they were just standing in a... Financially. I mean, yeah, it didn't look like harassment, number one. Number two, अब देखिए, relationship में थे, नहीं थे, at that point, nobody knew. Yeah. Now, let's say they were in a relationship. Worst क्या था? Relationship में थे, romantic relationship था, मान लीजिए, तो harassment तो फिर भी नहीं हुआ. अब क्या हुआ? कंपनी का क्या ऐसा पॉलिसी था that you cannot be in a relationship? I mean, CEO is also a human being. You cannot say that CEO cannot be in a relationship. Well, if policy was there, then of course that's going against the policy. या कोई ऐसा पॉलिसी था जो आजकल बहुत ज्यादा हो गई है कि if you are in a relationship at work, you must disclose it to the organization. But why do I need to disclose? Okay, so why they say is that they say that we want to mitigate the conflict of interest. For example, if 2 of you get together and if you start signing certain procurement documents, start approving certain invoices, that becomes a risk factor for the organization. They need to mitigate that. कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी एक cushion बन जाता है, because it is recorded that you are in a relationship. So chances of now this being misused as a consensual relationship going wrong will considerably reduce because it is on the record already that you're in a relationship. However, मेरा personal उसके साथ है कि हमेशा से रहता है issue कि what do you call a relationship? How do you define a relationship? True. Not only that, और आप consensual relationship की बात करो. I mean, let's be brutally honest about it. How many of us go and say, हम लोग पहले friends को बताते हैं, family में तो बाद में पता चलता है. And no, I'm talking about, let's look at it, people are spending time in office. It's natural to have an affinity and all. I'm not promoting extramarital affairs out there. I'm talking about, under 2 consenting eligible adults, right? Now, the point is, मैं किसी को like कर रहा हूँ, मेरा किसी के साथ relationship है, there's a very least likely likelihood. अच्छा, I don't know whether that will work it out or not. And what if I have, if I have back-to-back consensual relationships with somebody, breakup हुआ, फिर patch-up हुआ, फिर किसी के, तो मैं सारा टाइम ये मेल ही करता रहूंगा कि मेरा consensual आज इसके साथ है, A के साथ, आज B के साथ, आज C के साथ. Why between 2 consenting adults? I can to an extent understand, yes,
अगर इट्स अ मैनेजर एंड रिपोर्टी रिलेशनशिप, इट्स अ पावर रिलेशनशिप, सीईओ के केस में समझ में आता है क्योंकि सभी के साथ उसका पावर रिलेशनशिप है, राइट? बट I am in an X department, the other person is in a Y department. I have a consensual relationship. How does it matter? And why I should be disclosing my private life to any organization? सी उसका भी मानस रीजन ये है कि जितने भी ये जो पॉलिसीज और लॉ है ना, दैट्स व्हाई आई हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम विद दैट, कि इसको आप नहीं, रिलेशनशिप को आप कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज अभी भी ये लॉ किस एजम्पशन से निकल के आ रहे हैं, पॉलिसीज नॉट लॉ एक्चुअली, कि रिलेशनशिप है तो शादी करेंगे. दैट वाज एन ओल्ड स्कूल थॉट. नाउ आज की डेट में रिलेशनशिप है, नॉट नेसेसरली इट इज ट्रांसलेटिंग इनटू अ वेडिंग. या फॉर ऑल यू नो इट इज जस्ट अ कोर्टशिप, फ्रेंडशिप, यू नो, they're dating, they're in an open relationship, you know, live in relationship, whatever you want to call it. So assumption पहले ये होती थी कि शादी करेंगे तो कम एंड डिस्क्लोज. अब वही कॉपी पेस्ट पॉलिसीज चलती आ रही हैं अभी भी, बट nobody is really, and that was my precise problem what you just said with that Coldplay incident also, कि अगर हम इसको लीगलाइज कर देंगे कि ये इशू हो गया, tomorrow let's say if you know, I am a senior leader in the organization, if I am seen sitting with one of my colleagues having a cup of coffee in a coffee shop or a drink, and somebody clicks a picture and circulates it, now, I mean, do I need to step down? Yeah, I mean, why? Because I was seen having coffee with my colleague, and you will brand this into a relationship. So that was my whole issue about how this Coldplay, you know, just snowballed into a bigger controversy. So I totally agree. Relationship policy needs to be relooked. It needs to be made more liberal, more open, and there has to be room to accommodate such things. जितना हम चीज़ों को suppress करते हैं ना, उतना प्रॉब्लम होता है. जितना हम एक फ्रीडम बनाएं कि आप आके ओपनली उसके बारे में बोलो, सी दो चीजें मिटिगेट करने वाली हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप देयर इज नो रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप माय अदर कोलीग्स आर नॉट एट रिस्क, यू नो, बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग अगेन. यू नो, मैं अगर किसी को फेवरेटिज्म करना शुरू कर दूं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, मे बी, यू नो, यू आर मोर डिजर्विंग, बट यू नो, इफ आई एम इन रिलेशनशिप विद समबडी एल्स, I give her that advantage, and as a result of that advantage, you lose on the opportunity. That is something as an organization I'm worried. Yeah, and I like to resolve that. But that's about it. Otherwise, like you say, personal life. When it comes to basically disclosure and conflict of interest, that should be कि ठीक है, आप फेवरेटिज्म की तरफ नहीं जा रहे हो. वो जो 40% का टैग है कि इंडिया इज इनटू रिलेशनशिप्स, वो वहाँ पे थोड़ा सा मिटिगेट हो जाता है. तो तभी अगर आप जॉइंट हैंसन से कितने डिक्लेयर करो, आपको अलग अलग टीम में डाल देंगे, हम आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अलग कर देंगे. नाउ दैट विल टेक अ पीरियडिव एक्शन अगेंस्ट यू. ऐसा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे जो बोलती है कि कोई स्पाउसेस साथ में नहीं काम करें. But I mean, I guess personally, I don't agree or I don't endorse such things. But policies are policies for them. But the whole idea of behind declaration is to, I mean, segregate them. What's the worst harassment case you've seen? I think every case is worst in terms of harassment. Do you mean the complexities or do you mean? I meant the completely which was brazen कि आपको लगा कि यार ये भी possible हो सकता है. So हमारे पास एक कंप्लेंट आया था जिसमें बहुत लंबी कंप्लेंट थी, 3-4 पेज की कंप्लेंट लिखी उन्होंने. जो मोस्टली एलिगेशंस थे ना उसके अंदर, वो सब थे वर्क प्लेस हैरेसमेंट को लेके. वर्क प्लेस, नॉट सेक्शुअल. वर्क प्लेस क्या हुआ कि मुझे काम नहीं दिया जा रहा, मुझे प्रोजेक्ट्स असाइन नहीं किए जा रहे, फिर स्किल सेट जो है उसके नीचे के काम दिए जा रहे हैं, मुझे आइसोलेट कर दिया गया है. इट्स अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट मेजरली. सो व्हेन इट इज नॉट सेक्शुअल, it doesn't come under this law, and Navati would not take it. So we were on the verge of saying that, well, look, this is not posh, and you know, we'll give it to HR to look into. But just the last line of the complaint also said that all this is happening because things are no longer working out between us. This gave us an impression that potentially a case of consensual relationship going on. और उसमें हयात की डिफरेंस बहुत ह्यूज था. शी वाज अ मिडिल मैनेजर एंड दिस पर्सन वाज अ वेरी सीनियर लीडर. आई वाज द नंबर 2 इन कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन. Okay. So then we thought we need more clarity on this, and we decided to meet the complainant for a pre-inquiry meeting to get more details on the complaint, so that then we take a call that whether, you know, we take it up or we give to HR. So in this course of meeting, about 15 minutes into the discussion, she opened up, she started sharing. And then she said that, look, okay, I'll tell you everything. She said we were in a consensual relationship for about 4 years. 4 years, yeah.
Interestingly, at that point of time, what tenure in the organization was only 2.5 years. So how is that possible? The first 2.5 साल से नौकरी में और 4 साल से आपका रिलेशनशिप है. कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, तो उन्होंने बोला कि मैं इनको यहाँ ज्वाइन करने से पहले से जानती है. Said okay. So then what she shared next was, I mean, we were not even expecting it to, hear this. So she said, look, this profile, this job was created for me. This person has said, why don't you join the organization? So I was told कि मैं ऐसा प्रोफाइल आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ. अब इनको कुछ कॉन्फिडेंशियल रिक्रूटमेंट पॉलिसीज का एक्सेस दिया गया. हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट को लेके पॉलिसीज होती हैं, कॉम्पिटेंसीज, डिक्शनरीज होती हैं, कई चीज़ें होती हैं. सो इनको एक्सेस मिला विच गेव हर अ लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर अदर कैंडिडेट्स. सो एज अ रिजल्ट शी गॉट सेलेक्टेड. अब क्या हुआ कि सिलेक्शन हो गया, रिलेशनशिप पहले से था. So they started traveling together for work. A lot of people travel together, but there has to be a business need for that to happen. But यहाँ पे, she said there was no business need, but we used to travel. And whatever she shared with us, जो उस दिन उन्होंने हमें बताया, उन्होंने उस सब का हमें एविडेंस भी दिया. WhatsApp मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स दिए, कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी थी उनके पास. She said because I knew I'll never be able to prove it. So I recorded some conversations also, जहाँ उन्होंने उन कॉल्स पे रिकैप कराया था उनको, तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, and he kept on validating all those events. So अब हम कॉल्स पे क्या सुनते हैं या व्हाट्सएप मैसेज में क्या देखते हैं कि प्लान बन रहा है कि अच्छा कहाँ जाना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यू ऑल्सो ज्वाइन मी. They're talking about which hotel to stay in. They're talking about what should I pack in terms of my clothes. So they're discussing how they plan to spend the evening also. So many things. Yeah, they're talking about their fantasies. They're talking about their guilty pleasures. All of it on those chats. Senior leader, middle management employee, traveling on company's expense. And then there was a travel and subsistence policy, which means this leader was entitled for a specific level of hotels. And she, of course, being a middle management, had a different level of entitlement. But she was staying in the same luxury edition hotels. And he was the one who was approving travel bills. So देखिए, recruitment bypass हुआ policy. और कंपनी के एक्सपेंस रिसोर्सेज वेस्ट करके ट्रैवल हो रहा था, प्लस ट्रैवल एंड सब्सिस्टेंस पॉलिसी बाईपास हो रहा था. बट इट जस्ट वेंट ऑन गुड फॉर अबाउट 1.5 years or so. Then eventually what led to issues was that the spouse of the leader got to know about this relationship, and that became the trigger point. So पता चल गया. Now the senior leader was put on this ultimatum that if you want to save your marriage, either you leave the job or you ensure that she's not working there. तो इन्होंने जॉब छोड़ी नहीं. Now that's why he was creating a hostile work environment for this girl, so that वो परेशान होके जॉब छोड़ के चली जाए यहाँ से. One of the messages or calls, we even saw he offering some money, some 100,000 rupees at that time, 200,000, 300,000, that this will see you off for a couple of months, I'll get you a job. So then she filed a complaint. Yeah. अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ खत्म नहीं हुई केस की. यहाँ तक तो कॉम्प्लेक्स देखिए, जो हमें लगा था वर्क प्लेस हैरेसमेंट का केस है, वो सेक्सुअल छोड़िए, उसमें आपकी कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्वॉल्व हो गया, एथिक्स भी इन्वॉल्व हो गया. 2 दिन के बाद दिस गर्ल सेंड्स अस अ मेल दैट आई वांट टू विथड्रॉ माय कंप्लेंट. Okay. I said what? Why? So we reached out because हमारा क्या था, कमेटी पे वी वांट टू आल्सो इंश्योर कि कोई रिटेलिएशन तो नहीं हो रहा, कोई प्रेशर हो, सीनियर लीडर है. She says no pressure, no retaliation. I just thought about it. I just don't want to. It's my choice. Now we did seek some legal opinion on this because at that time it was the first time we were seeing a case where somebody wanted to withdraw the complaint. तो कई बार हो गया उसके बाद. तो I said, well, you cannot stop somebody from withdrawing the complaint. If they want to, they will. तो हमने अंडरटेकिंग लिया, कोई फोर्स नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है. Complaints then was withdrawn. Now, unfortunately, under the POSH Act, अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं है, which means हम सुओ मोटो नहीं जा सकते, या किसी ने कंप्लेंट विड्रॉ कर ली, we have to stop inquiry. So inquiry had to be stopped, and we filed a closure report. But one thing that stayed with the committee was that such a senior leader, he's been doing this for bypassing policies, POSH, etc. And this was one case where we perhaps overstretched our powers also, but in larger interest of justice. So we set up a meeting with the India senior leadership team, and the global leadership team also was on the call, where we did not give out information of
what we saw in the case, because confidentiality is also involved. But we just briefed them that, look, senior leader is involved, complaint stands withdrawn. But by this time, committee is privy to substantial evidence of not just POSH, this also. Other violations. Other violations, yeah. Now the global CHRO said that, well, look, okay, you have a POSH Act, but I would not worry about what POSH Act says. But I'm very clear I cannot have this person working for us even for a day. And you need to now figure out how's that possible. Yeah. So further legal churning, and then we decided that we're going to recommend to HR that while the inquiry stands closed, but by this time committee is privy to some substantial evidence, which we cannot share with you, but we expect you to, we recommend that you take up this inquiry suo moto under code of conduct. And HR took our recommendations. As soon as they tried reaching out to this guy for the inquiry, he resigned in about 15 minutes. सो सर इन रेट्रोस्पेक्ट इस पर्टिकुलर केस में जो आपने अभी समझाया, राइट, तो सीईओ की जो भी सेकंड इन कमांड थे उनकी नौकरी गई बिकॉज ऑफ अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉश. बट मुझे एक बात बताओ, क्या उनको इसमें पॉश के अंतर्गत भी उनकी जॉब जा सकती थी? जा सकती थी, बिकॉज देखिए पावर रिलेशनशिप था, और पावर रिलेशनशिप में ना कंसेंट हमेशा बहुत ही ट्रिकी फैक्टर रहता है. बिकॉज क्या होता है कि कंसेंट कभी क्लियर नहीं होती, हायरार्की होती है, पावर पोजीशन होती है. अब मान लीजिए कंसेंशुअल रिलेशनशिप जब तक आपकी वाइफ को नहीं पता था तो आप ओके थे. अब ऑल ऑफ अ सडन आपने रिलेशनशिप के मायने बदल दिए, एंड एज अ रिजल्ट वो बात वहां खत्म नहीं हुई, आपने उनका वर्क एनवायरनमेंट अब हॉस्टाइल बना दिया. तो एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है दैट इफ somebody creates a hostile work environment for you, humiliating work treatment for you, that might also get covered under POSH, not in isolation, but if there is a background to it, like in this case. यू नो, अगर मैं उनके तरफ से देखूं, जो जिनको यू नो द मेन ऑन द अदर साइड, अगर आप देखो, हियर इज अ वुमन हु वाज इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप विद देम. जब तक कहानी चल रही थी बहुत बढ़िया चल रही थी, वन फाइन डे, और एनीथिंग बिकम्स हॉस्टाइल जब आपका रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, तब तो हो सकता है क्या कहते हैं सेम असाइनमेंट जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो बाद में वो बड़ा हॉस्टाइल हो जाओ. सो देयर इज ऑलवेज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट दिस इज अ केस ऑफ मिसयूज और अब्यूज ऑफ लॉ, राइट? नाउ यहाँ पे And I said that that's the top reason. सो टेल मी, आई मीन, एक ये चलो ये तो थोड़ा ग्रे एरिया हो गया क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे रीजंस थे. टेल मी ब्लेटेंट एग्जांपल्स ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ लॉ वेयर यू फेल्ट किया यहाँ पे दो बंदे की उन्होंने बैंड बजा दी बिकॉज ऑफ नो राइम और रीजन, बट जस्ट बिकॉज ही इज अ मैन. द मैन वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट, राइट? बट द प्रोविजंस आर सच, यू नो, कि उसकी वजह से वो पिस गया बेचारा. ये पिस गया, यू मीन टू से कन्विक्ट हो गया? नहीं, एटलीस्ट ही वेंट थ्रू द ग्राइंड. आई मीन, यू नो, कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ वो भी आप शेयर कर सकते हो, बट ही वेंट थ्रू द ग्राइंड विच वाज नेवर रिक्वायर्ड एट द फर्स्ट प्लेस, राइट? स्पेशली अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेशन गैप, आई एम टॉकिंग अबाउट जेंडर गैप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन गैप. आज की डेट में अब आप वो योर सिंसियरली करके तो चिट्ठी लिखते नहीं हो, आप व्हाट्सएप पे कर रहे हो, आप हार्ट्स भेज रहे हो, आप इमोजीज भेज रहे हो, आप थम्स अप भेज रहे हो. किसका क्या मतलब हो सकता है? You know, how these changing languages across various demographies, right? How this impacts, right? And what are the do's and don'ts? And what is the instances of abuse of law? So do you want to take up the emoji and then I'll talk about malicious complaints? हाँ, तो I'll take emojis and abbreviations. So I'll share an incident. So again, training related, I had traveled to Indore, and the moment you step out of the Indore airport, बहुत बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड है that says WTF. Okay. ठीक है, WTF नीचे इंदौर. ओके, एंड आई कैन सी बोथ ऑफ यू थिंकिंग बिकॉज हमारा कंडीशनिंग वही है कि हम वही सोच रहे हैं. नहीं, मैं तो सोच रहा सोच ही नहीं रहा. मैं सोच रहा हूँ, मैं तो कामत साहब का पॉडकास्ट सोच रहा हूँ. कल इलॉन मस्क के साथ उन्होंने लॉन्च किया था, वो निकल कामत का. ओके, सो द यूजुअल आप सोच रही हैं ऐसा? ठीक है, मैंने उस टाइम पे भी सोचा था, ठीक है, नहीं है. एंड देन आई थॉट कि यू नो इसका कुछ और इंटरप्रिटेशन होना चाहिए. एंड जब मैंने ध्यान से उस बिलबोर्ड को देखा तो WTF बहुत बड़े फॉन्ट साइज में था, नीचे छोटा छोटा लिखा था वेयर इज द फ्यूचर इंदौर. ठीक है, अब एक ये आपकी कंडीशनिंग सेट होती है कि आपने जो सीखा होता है आप उस हिसाब से ही चीज को सोचते हो. नाउ कमिंग टू द इमोजी, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया, वो आपको लाइक का ऑप्शन नहीं देता, वो आपको हार्ट का ऑप्शन देता है इफ यू लाइक यू नो दिस थिंग. अब जब तक वो रेड हार्ट है ठीक है,
बट देन वी गॉट कंप्लेंट्स कि किसी ने पर्पल हार्ट भेज दिया. ये क्या होता है? It could be a combination of, gratitude, love, encouragement, affection. आप मतलब डिक्शनरी मीनिंग देखो तो कुछ अलग हो जाएगा. यही अगर आप एक अलग जनरेशन से बात करोगे तो उनका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा. मैं कौन सा मीनिंग देखूं? ये अगेन एक ग्रे जोन है. एंड तभी मतलब ये जनरली ऑनेस्टली समझाओ, क्योंकि मेरे को तो एक ही दिल पता है, रेड वाला, सो ना ये रेड और पर्पल में क्या फर्क होता है? नहीं, मुझे नहीं पता ये रेड. आई मीन ऑनेस्टली मेरे को अब पता चल रहा है, व्हिच आई नीड टू चेक ऑन माय फोन, कि एक पर्पल कलर का भी दिल होता है. नहीं होता है, नहीं। पर्पल कलर का ही नहीं होता है, कम से कम ग्रीन में होता है. 12 से 15 अलग अलग कलर के हार्ट हैं उसमें. व्हाइट भी है, ग्रीन भी है. सारे कलर्स सब है. कवर्ड है अब. तो देखिए, ओल्ड स्कूल मैं भी ये बोलूंगा कि हार्ट इज अ हार्ट, है ना. बट अभी क्या होता है कि यू आस्क दिस क्वेश्चन टू अ Gen Z, or for that matter even Gen Alpha, I would say, they know the meaning, है ना. उनको पता है कि अच्छा, ग्रीन का मतलब ये है, एक ग्रेटिट्यूड है, एक अट्रैक्शन है, एक पीस है, एक कंपैशन है. So that's how the Google will tell you the list. That's how the AI is there. Yeah, it is there. It is there. Yeah. लेकिन अब वो लिंगो अलग है. अब मुझे एक Gen Z ने ये बताया. अब आप सोचिए, आप तो बात कर रहे हैं हार्ट की, मैं बात करता हूँ कैमल की. एनिमल कैमल, ऊंट है ना. अब क्या एनिमल कैमल का इमोजी किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ आप सोच भी नहीं सकते. मुझे एक जेंजी ने बताया, क्योंकि आई मीन एक मेरे फ्रेंड का नेफ्यू था, वो बैठे हुए थे, बात हो रही थी पॉश की ऐसे ही इनफॉर्मली. देन ही सेड, कहता है आपको एक चीज बता दूं, बिकॉज आई सेड एजुकेट मी ऑन योर लिंगो, कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, ताकि थोड़ा मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी उस चीज को आई कैन ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव इन. ही सेज कि अच्छा, कैमल भेजा तो उसका क्या मतलब है? केवल मतलब कैमल है. दिस इज नहीं, दिस इज कैमल एज अ हम्प. So when we are talking about somebody humping someone, we send a camel. Can you imagine now? Oh my god. See, मैं तो सोच रहा था कि छुट्टी मनाने जाओगे सर्दियों की, तो जैसे मेरे के लिए तो बोलोगे लेट्स गो फॉर हॉलिडे, एंड आगे कैमल बना दूंगा. let's go to रेगिस्तान. हाँ, मतलब मैं बोलूंगा लेट्स गो फॉर अ हॉलिडे, आगे कैमल बना दूंगा. ठीक है, तो फिर जा रहे हैं छुट्टी के लिए. So you see now, this is what he told me, and I was shocked. And he said, "No, I'm serious. This is what it is." So this is how it is evolving. So you see, Posh Act will need to evolve with time. There are no two ways about it. Lingo, ये तो सिर्फ लिंगो की बात है. AI is a bigger threat. आप हैं सीडीओ में, लेकिन वो आप नहीं है. That's a bigger threat altogether. अभी वहां नहीं जाते हैं. अभी तो यही समझ नहीं आ रहा है कि नॉर्मल लिंगो में कहाँ पे आना. सो वी आर नॉट इवन, So we have to draw a line somewhere. Like जैसे हम लीगल टर्म्स में हम कई बार एक टूल यूज करते हैं जिसको हम प्रूडेंट मैन टेस्ट बोलते हैं. सो प्रूडेंट मैन टेस्ट इज दैट हाउ विल अ रीजनेबल पर्सन रिएक्ट विद अ सेन माइंड, रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. उसका डिफरेंस क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा, किसी ने किसी को आई लाइक यू बोला, आई लव यू बोला. अ रीजनेबल पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? मतलब इफ यू रेसिप्रोकेट द फीलिंग्स, यू विल से ओके. If not, you will say not okay. We'll stop there. Not many would actually go to the committee and then say that I want to put a posh complaint. And that's why the landmark judgment from MP High Court also clarified that. But whereas, let's say this expression of interest was about one night stand, how people would react will be a different tangent then. Yeah. So likewise, majority at the workforce right now, when we look at the demographics, would say heart is a heart. But Doesn't matter. but I'm really now concerned, and I want to understand this. कि एक बार बताओ आप, in this policy framework कौन सी language को consider किया जाता है? Because if a camel can be interpreted in this manner, I don't know what will be interpreted as what. So you and me don't, three of us sitting here, we don't interpret camel in that manner. right. Yeah. So for us, when there are complainant, respondent, four of us, the prudent man test line says that, well, camel is a camel. But then if I'm talking to a person with who has a different interpretation, So maybe 5 years down the line, the demographics would change and the prudent line would also change with time. Yeah, but then SP, you're getting that benefit of doubt, na, that you don't understand that lingo. So again, कैमल तो एक वो एनिमल हो गया जिसका बिल्कुल ही रिप्रेजेंटेशन अलग है. बट कई बार होता है कि इमोजी का आप वही अगर शायद चैट में देखोगे तो वो हार्मलेस लगता है, लेकिन अगर आप उसको इंटरप्रेट करते हो कि अगर ये सच में ऐसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या वो एक डिस्कम्फर्ट
रेज हो सकता है। तो फिर एक बात बताओ, एक इंसान करे तो करे क्या? क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मतलब इमोजी हग वाला इंटरप्रिटेशन रियल लाइफ में कुछ हो रहा है, उधर कैमल रियल लाइफ में कुछ और होता है और उसका ये वाला इंटरप्रिटेशन होता है। सो थ्योरी वर्सेस इंटरप्रिटेशन ऑन ग्राउंड, एक तरफ ना ये इक्वेशन बैठ रही है ना ये इक्वेशन बैठ रही है, तो मतलब हाउ डू, सो इज इट, आर वी रिड्यूसिंग आवर वर्क प्लेसेस टू एब्सोल्युटली मंडेन एंड स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ कि नहीं हम लोग तो लीगल लैंग्वेज एफिडेविट फाइल करके बात करेंगे? Not really, but I think, yeah, I think in this conversation, what is important, and you rightly pointed out, the important binder here is workplace. Now, for example, I am a wildlife enthusiast, and I have so many WhatsApp groups on my phone, where we get these daily sighting updates. आज यहाँ पे ये sighting हुआ, आज वहाँ tiger दिखा. Now, my immediate reflex to appreciate those videos and photos is to send a red heart. And you will see on my phone as the most used emoji. Now, I'm a posh practitioner. Yeah, still on my phone, this is the most used emoji. But I would not use this emoji that much when I'm talking to my workplace colleagues. Because, somewhere I know that maybe workplace is a different life, personal life is a different life. There may be a little bit of overlap, but is that little bit of overlap good enough to come close to that line is a question which only each of us can reflect on and answer that. So we are not saying that, we want to reach that era जो हम बोलेंगे हम हैंडशेक्स भी नहीं करेंगे, साथ में कॉफी भी नहीं पियेंगे, आपको ड्रिंक्स के लिए भी बाहर नहीं बुलाएंगे, हम वो सब नहीं कह रहे और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट हैपेंस. हार्ट्स भी यूज करो, या मैं भी करता हूँगा कभी अपनी टीम में, ऐसा नहीं मैं नहीं करता, लेकिन यू हैव टू बी रियली माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि आप कहाँ कर सकते हो कहाँ नहीं कर सकते. सिर्फ इतना सोचने की जरूरत है, जहां थोड़ा सा भी आपका सबकॉन्शियस आपको रोक दे. किस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉश के केसेस होते हैं? एक गेस. आई डोंट नो, मतलब मेरे को, आई एम एब्सोल्युटली नोविस टू इट. सो इंटरेस्टिंगली ये जब पॉश एक्ट आया था और अभी भी एजम्पशन लोगों में ऐसा है कि बीपीओज, केपीओज, आईटी सबसे ज्यादा होता होगा, बिकॉज उसमें जेनजी ज्यादा हैं, उसमें नाइट शिफ्ट्स हैं, उसमें ये है. मेरा असेसमेंट कहता है सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो हमें अभी तक आती हैं, एंड आई एम सेइंग दिस विद आवर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद अबाउट 1,000+ organizations in India. Manufacturing setup is one of the leading. FMCG, sales, yeah, hospitality, aviation, hospitals, and of course banking. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहे हो आप? Yeah, so टॉप ऑफ द लिस्ट से शुरू होके मैं उसमें धीरे धीरे आपको बाकी इंडस्ट्रीज भी बता रहा हूँ. होता हर जगह है. देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि एक देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है ना, आउटसोर्स्ड वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, एंड फॉर दिस कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स सम ऑफ देम आर डेली वेजर्स आल्सो. उनके लिए डिपेंडेंसी ऑन जॉब इज वेरी हाई, एंड देन पावर गेम अल्टीमेटली, एंड देन सुपरवाइजर exploits those working conditions because some of them are only bread earners. They have no choice but to continue with the job. That's why it's quite high on shop floors, manufacturing setups, assembly units, packing units. Good thing is कि लोगों ने बोलना शुरू किया तो हमें पता चल रहा है, कंप्लेंट्स आ रही है. But think of it about more than जितना भी हम देखते हैं, मेरे को तो लगता है टिप ऑफ द आइसबर्ग है. इसके नीचे क्या है अभी तो सामने आता ही नहीं है, लोग बोलते नहीं है. Does the definition of sexual harassment changes when it is from a man expressing his feeling versus a woman expressing his feeling, how they've been treated at workplace? So will you treat it differently, or do you have that bias? अभी मत बोलना कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ एंड वो सब नहीं है. मतलब नहीं, देखिए बायस होना नहीं चाहिए. पॉइंट इज की डेफिनेशन इज डेफिनेशन, जिसके साथ हुआ. लेकिन ये नैरेटिव ऐसे स्टीरियोटिपिकल चीजें हैं, जैसे वो बॉयज डोंट क्राई कैंपेन्स आपने सुने होंगे ना, तो इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि वो मानना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या एक लड़के के साथ ऐसा हो भी सकता है. उस लड़के के लिए बोलना इतना मुश्किल हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है. किसी ने हमसे शेयर किया था, मेरी ट्रेनिंग में किसी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था ये, कि उनके साथ पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ. He says, I used to, take smoke breaks with this girl. And I used to quite enjoy. I had a liking for this girl. I never told her, but I used to enjoy that company. लेकिन one day I overheard her talking to somebody कि वो तो मेरे साथ इसलिए जाती है कि फ्री में सिगरेट मिलती है पीने को. Nothing else. And he says कि मेरे को इतना बुरा लगा
कि शी इज़ बीन यूजिंग मी ऑल दैट स्टफ, तो मैंने सोचा मैं कल से तो इसके साथ जाऊंगा नहीं. एंड शी केम एंड शी सेड चलें. मैंने बोला नहीं नहीं जाना मेरे को, सिगरेट नहीं लाया मैं. एंड उसने कहा नहीं तो झूठ बोल रहा है. उसने मेरे जैकेट्स में हाथ डालना शुरू किया टू गेट द सिगरेट पैक, जैकेट में अंदर वाली पॉकेट में, ट्राउजर की पॉकेट में, टू चेक सिगरेट. एंड देन शी स्टार्टेड टिकलिंग मी एंड दिस वाज हैपनिंग ऑन द फ्लोर कि सिगरेट दे, स्टार्टेड टिकलिंग मी. फिर मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगा कि ये क्या हो रहा है एंड आई फेल्ट अनकंफर्टेबल. तो मैंने ड्रॉर खोल के उसको पूरा पैकेट दे दिया एंड आई सेड कि मेरा मन नहीं है, यू स्मोक. एंड देन आई सेड कि कॉल इट व्हाटएवर, जो मैंने सुना था मुझे वो इफेक्ट कर रहा था, या जो हुआ वो इफेक्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता. बट आई वेंट टू एचआर एंड आई सेड कि ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ किया. एंड एचआर पर्सन वाज आल्सो अ मेल कोलीग, और उसने हंसते हुए बोला, रे एंजॉय करना, कंप्लेंट क्यों कर रहा है, पॉश एक्ट तो लड़कों के लिए है ही नहीं वैसे भी. नाउ ही सेड दिस, इज कि द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू हियर इज दैट कि अगर ये मैंने किया होता उस लड़की के साथ, तो क्या एचआर ऐसे बोलता, या क्या मुझे टर्मिनेट नहीं कर दिया जाता कि इतना सीरियस ऑफेंस हो गया. तो लेंस हम चेंज नहीं कर सकते, लेंस तो सेम है, चाहे लड़की ने रिपोर्ट करी चाहे लड़की ने रिपोर्ट करी, बिकॉज इम्पैक्ट वी कैन नेवर गेज. इट इज ओनली द बेयरर ऑफ देयर इंसिडेंट हु नोज द इम्पैक्ट. So do you think that, in a way, it's unfair to men or the innocent men? Stereotypical things, yes, it is. The way when we downplay such incidents, it is. Yeah. So that's why I bat for inclusive policies, but at the same time, committees need to be trained. And I think we are proud of, as an organization, what we are doing, because होता क्या है कि committees को इतनी powers दे दी गई हैं, इतना responsibility का task दिया हुआ है, लेकिन capacity building नहीं हो रहा है ना. उनको पता ही नहीं कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक भी है या गलत, वो प्रोसेस भी डॉक्यूमेंट कैसे होगा, लॉ है अल्टीमेटली. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज organizations like Himani said, if they start investing on prevention and prohibition and start training their people, they'll be less judgmental and unbiased, and that is what we need. That is the essence of the act. तभी हम इस narrative को dilute भी कर पाएंगे कि posh is a deadly weapon. That's what people say, unfortunate, but it is not. So it is only how, end of the day, organizations are implementing this act, and it has to be totally fair. So, ma'am, tell me 3 behaviors, that people think are not harassment but are harassment. नॉट हैरेसमेंट बट हैरेसमेंट. Actually harassment है, लेकिन लोग सोचते हैं चलो कि वो तो ये harassment नहीं है, knowingly or unknowingly. एक तो आपके डिसगाइज कॉम्प्लीमेंट्स. Give me an example. So I saw this compliment firsthand being given by a co-passenger sitting with me to the pilot. तो कई बार एक हार्ड लैंडिंग होती है, एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है. तो सॉफ्ट लैंडिंग इज जहाँ थोड़ी देर एयरक्राफ्ट फ्लोट करता है एंड देन टचडाउन कनेक्ट करता है. सो दिस इज अ ब्रिटिशर लेडी सिटिंग विद मी ऑन द फर्स्ट रो. तो कई बार ऐसा होता है कि पायलट्स, द कैप्टन्स कम आउट ऑफ द कॉकपिट डोर एंड दे greet you while you're going out. So it was a fabulous landing at some coastal place. And she was ahead of me and she said, what a beautiful landing. You literally kissed the runway. What an amazing compliment. Aviation के अंदर अगर आप मेरे से पूछें, It's called a kissing landing, by the way. Yes, sir, you just literally kissed the runway. I mean, amazing compliment for a pilot. And he smiled. He said nothing. He smiled. But now think of it, you see, and again, the post trainer in me was thinking this, that what if, Mr. Gupta, Mr. Sharma would have said this to a Priya or Suman or Pooja standing there? How would she react? We don't know. See, the cultural differences are going to be there. So, कई बार ऐसा होता है वो line up unknowingly भी cross कर लेते हो, like you said. Then the other very common thing, that you were asking is staring. इसको लेके भी आजकल बहुत सारे complaints आते हैं, because you look at somebody for longer duration of time, and I can give you a number of seconds formula, कुछ नहीं होता इसमें, कितनी देर तक देखना है. But we've had cases. आपको लगा था मैं पूछने वाला हूँ. पूछते हैं कितने हाँ, seconds. कितना सेकंड्स देखना है तो वो स्टेयर हो जाएगा. But this is very common. फिर कई बार होता है किसी को एक comfort zone के beyond किसी भी चीज के लिए insist करना. देखिए, कुलीग को कॉफी के लिए बुलाना is not sexual harassment, and we don't want to give out that message through this podcast कि आप फन छोड़ दीजिए, आप मिलना छोड़ दीजिए, मूवीज से मत जाइए. Everything is fine. But when you stay persistent, when somebody is not keen to have that glass of wine with you, when you keep on insisting, that may slip into that zone. कई बार लोग थोड़ा ऐसा भी बोल देते हैं मजाक में कि मैं तेरे लिए ये क्यों करूं? What will I, what's it for me? मुझे क्या फायदा होगा ना, ऐसा बात What's in for me? देगा. Now, आपने तो सिर्फ बोला, लेकिन
डेफिनेशन पे जाओगे तो वो क्विड प्रो क्यो का डेफिनेशन में आता है कि आप सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो इम्प्लाइड मीनिंग के साथ। अभी हमने एक केस भी देखा है, ऐसे ही चल रहा है अभी केस इनफैक्ट वो जहाँ पे HR के किसी ने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के बाद got connected to this candidate on WhatsApp, and then the girl is checking on the feedback कि कब results आ रहे हैं, he says रिश्वत देना पड़ेगा with a smiley. Yeah, and very senior person, I'm sure is not asking for monetary रिश्वत. And she says, सर आप तो ऑलरेडी इतने अच्छे प्रोफाइल पे हो, आपको मैं क्या दे सकती हूँ? वो आपका काम है सोचना. Now you see, this is not flirt. Yeah, even if flirt is not, harmless always. This is quid pro quo. So that's how you cross the line, knowingly or unknowingly. नहीं, in fact, I know this person, like marketing field का, he has this habit of saying, "You very fertile, give me better ideas." What? Hmm. Can you just repeat that? You very fertile, give me better ideas. And when this person was asked, so it's like कि हाँ तो मतलब न्यू है ना, इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत इंस्पिरेशनल आइडियाज होते हैं, बट यू से समथिंग लाइक दैट. आई मीन, आई हर्ड दैट वर्ड फ्रॉम यू आल्सो. Okay. So let's make it very very simple, if I may say so. क्योंकि ना आप लोग बड़ी तब से आसानी से क्वेश्चंस के डिफरेंट वर्जन्स पे जाके ग्रे का सहारा लेके आप बातों को point blank. Let's be point blank, and you don't have time to think about it. So rapid. Not exactly a rapid fire, but come on, speak for something from as a reflexive, right? So 3 things that every man should stop doing immediately at the workplace. Staring at a wrong body part. Using WhatsApp while drinking. Flirting. When you know that it is unwelcome. Okay. 3 things every woman must start doing for clarity and safety. Speak up. Again, the conditioning is that we go very polite कि cancel भी करना है, मना भी करना है, तो we try, beating around the bush. Clearly बोलो. One rule that protects your career. When in doubt, Ask. leave it. Like we say. Leave it, ask. Leave it, ask. So like in cricket we say ball offside, the off stump, let it go. So whenever कई बार ऐसा होता है, मैसेज लिख रहे होते हो, देख के आप कुछ टाइप करते हो, डिलीट करते हो, टाइप करते हो, डिलीट करते हो. That's the subconscious telling you. That's something. बट इसमें एक बात बताओ, जो लोग बाकी में ऐसी इंटेंशन के साथ होते हैं वो सोच के लिखते हैं जनरली कि हाँ, या नो राइट. कई बार बहुत सोच के भी लिखेंगे कि उसको कवर कैसे करूंगा कल को अगर प्रॉब्लम आ गई तो. Yeah, so some people are very intelligent, or they claim to be at least. which is worse, harassment or false allegations, False allegation. misconduct or miscommunication. Misconduct. Misconduct. That impacts more. That impacts more. Miscommunication, you can still, rectify that. Is office romance worth the risk? I'm now going to ban that and say it's not done because a lot of people find their partners in office. So, yeah. And there's difference between office romance and harassment. Who misuses posh more, seniors or juniors? No comments. There's no trend actually. There's no trend. Who misuses posh more, women or men? So, men cannot use posh to file complaints. So, All right, I get the answer. Onus comes on the women. Which is true. Women aren't believed, men aren't heard. Both. men aren't heard is more stronger narrative. Okay. Does posh favor women or protect both? Protects both. Protects both. I mean, in the sense, it defines an ecosystem and you both are protected. Our workplace is truly safer today. Why not? Yes. I mean, we see this is such a grey topic, grey area, कि even the experts don't seem to be agree on everything, on all the questions. I mean, I saw different shades of color when asked that That's which what one the is this? process is. Yeah. You know, so but let me give my narrative to it, if I may be allowed to do so. I think, and again, मैं वही मूवी से क्यों लूँगा, जो कीपिंग मूवी में बहुत क्लियरली बोला था कि whether it is your wife or it is a sex worker, a no means no. So to all the men and all the women and everybody, respect that, respect the boundaries, be respectful to others' private space, and respect the word no, because no is not a word, it's a sentence, a complete sentence. Thank you, Vishal sir, from No Means No, and thank you, Dr. Imani, for joining in for this conversation. Thank It you for calling just- us. Clarifies and confuses me all the more. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you.